अच्छा साउंड चेक करिए, आवाज नहीं आ रहा, अब आवाज आएगा, समझ गए? तो क्या बताया मैंने, क्या डीएम क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा डिस्टर्ब हो रहा है इसके लिए ऑर्डर दे देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्टेट ने कहीं कहा है तुम हमें टैक्स दो, नहीं कहा ना, लेकिन वो अपने तरीके से वसूल रहा है ना, ये तरीका होता है स्टेट का भी। बहुत सारे टैक्स आपको समझाएंगे और उसके अलावा पॉलिटिकल इंटरवीन कैसे होता है, इंटरफेरेंस कैसे होता है, ये भी आपको सिखाएंगे कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति को के टैक्स को बचाने के लिए एक टैक्स को संसद से रिपील कर दिया जाता है, फिर 2 साल बाद आ जाता है। इतनी पॉलिटिकल अप्रोच ठीक होती है। बहुत कुछ सिखाएंगे, कैसे टैक्स की चोरी की जाती है, कैसे टैक्स वसूला जाता है। स्टेट अपने आप पे आ जाए तो ज़बरदस्ती टैक्स आपसे वसूल लेगी, और स्टेट चाहे तो आपको ज़बरदस्ती टैक्स चोरी करा देगी। ये सब स्टेट्स करती हैं, ये सब आपको सिखाएंगे, देखेंगे क्या होता है। अभी हम लोग फिस्कल डेफिसिट पे बात कर रहे थे कल, ये सब हम लोग सीखेंगे, बस थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको बोला था। इसके अलावा टैक्सेशन में और क्या जानते हैं आप लोग, टैक्स के, इसके बाद हम लोग टैक्स टॉपिक पे ही चलेंगे। टैक्सेशन छोटा सा टॉपिक है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इसको समझा के निपटा देंगे, फिर आगे से और अच्छे तरीके से मतलब एक बड़ा टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है? हाँ, यूनियन बजट, अरे आम बजट को ही यूनियन बजट बोलते हैं, नहीं समझे जी? अच्छा, कल कोई और था जो बजट के बारे में पूछ रहा था कि, हाँ बोलिए क्या, अरे जेंडर बजट, जेंडर बजट ये सब आसान टर्म है, टर्मिनोलॉजी है। हाँ हाँ, यशवंत सिन्हा थे, यशवंत सिंह थे जो अभी प्रेसिडेंट के, हाँ 11 बजे से, उसको उसके खिलाफ जो 5 बजे से नहीं 11 बजे से उठाता था, उसके खिलाफ कोई ट्रेडिशन नहीं था, लिखा हुआ नहीं था। यशवंत सिंह एक इकोनॉमिस्ट थे, हैं और आईएएस थे, तो उन्होंने इस ट्रेडिशन को स्टार्ट किया था, लेकिन अध्यक्ष ने, हाँ हाँ ठीक, सुनिए अब हमारा बात सुनिए। यशवंत सिन्हा के समय से हमने क्या बताया था आपको, आवाज किसने उठाया था उसके खिलाफ, वाजपेयी जी ने, 5 बजे के बाद 11 बजे। यशवंत सिन्हा एक इकोनॉमिस्ट थे, आईएएस भी रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, तो उन्होंने ये अध्यक्ष बोला था कि हम लोग 11 बजे से करेंगे, लेकिन जो बुक होता है ना, ट्रेडिशनल बुक होता है, उसमें नोटिस नहीं लिखा गया, ये 2000 के बाद ऐड किया गया, वो भी प्रखरता, मतलब वाजपेयी जी के प्रखर विरोध के बाद सबसे सभी सांसदों से सहमति लेकर उसको ऐड कराया गया। तो कानूनी तौर पे आप क्या मानिएगा, लिखित तौर पे किस कब से मानिएगा, 2000 से। जो ट्रेडिशन चल रहा है, क्या हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, तो जो लिखा जाएगा उसी को सही मानिएगा ना। आप बोलचाल के भाषा में कह सकते हैं यशवंत सिंह जी का ये 1990 के आसपास, हाँ, बजट किसने पेश किया, सबसे पहले किसने पेश किया, किया जाता है ये नहीं पूछा होगा, किया किसने हुआ, तो किया यशवंत सिंह हो जाएगा आंसर, किया किसने तो यशवंत सिंह हो जाएगा। लेकिन कब से किया जाता है, तो 2020 से किया जाता है, वाजपेयी जी के समय से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें मत जाइए, आपसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं कंफ्यूजन नहीं, हम जो बताएंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड बताएंगे। 2020 से, हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं चक्रियाना नहीं है, कौन से बुक से पढ़ रहे थे, संजीव वर्मा, संजीव वर्मा, अच्छा हाँ जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उनका भी बुक बहुत ऑथेंटिक है, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ होगा ये किया गया ऐसा लिखा होगा, किया जाता है ये नहीं लिखा होगा। 2020 से, मैंने क्या बताया आपको, 2020 से ट्रेडिशन बन गया और उसी दिन से क्या हो रहा है, 11 बजे से पेश किया, यही बताया था ना आपको बैच में जी, समझ के बाद। तो आपके पीसीएस और यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाता है वही पूछा जाता है, तो ट्रेडिशनल आता है, 1 डे वाला नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखें। खैर वैसा यूनियन उस वक्त से नहीं निकला था, मैंने बीपी आपको बताया भी था, राव की सरकार जिनने लाया था जीरो बेस्ड बजट, आपको बताया था, नरसिम्हा राव की सरकार बताया था। तो ये सब वहीं से स्टार्ट होते हैं और सब बताएंगे। जेंडर बजट क्या होता है वो टर्मिनोलॉजी में बताएंगे, वो उससे प्रश्न रेयर एंड रेयर आता है। जेंडर बजट किसने पेश किया, 3 बजट, 3 तरह के बजट के खास तौर पे आता है, वो तीनों हम बताएंगे। वही आपसे बोल रहे थे कि पीडीएफ में आपको भेज देंगे, टोटल समझाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको खुद बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद उसको लेके आएंगे, बट आप थोड़ा सीक्वेंस से चलिए। और बजट पे कोई और डाउट? अभी हम कुछ और बताने वाले थे बजट के रिगार्डिंग। टैक्स तो ठीक है, टैक्स के बारे में हम बात करेंगे, प्राइमरी डिफिसिट नहीं। हाँ, बजट के बारे में आप लोग जो पूछ रहे थे, देखिए 3 तरह का ही बजट पूछा जाता है, एक परिणामोन्मुखी बजट बोला जाता है, एक को बोला जाता है जेंडर बजट बोला जाता है, और बहुत सारे बजट आए जैसे जीरो बेस्ड बजट, इन सब के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। और जो नहीं आता है वो क्यों पढ़िएगा, यदि आप कहिएगा तो हम लिखवा देंगे, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ना तो भारत उसको फॉलो करता है। कभी हुआ था 1990 के दशक में, जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत खराब था।
क्यों हुआ था ये भी आपको बता रहे हैं, आपको समझाए भी थे। 1990 में यशवंत सिंह उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे, और यशवंत सिंह का जो था पॉलिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। वो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव कभी नहीं चाहते थे कि यशवंत सिंह जैसा आदमी वित्त मंत्री बने, उनका हमेशा इंटरफेरेंस होता था। तो यशवंत सिंह अपने तरीके से जब वो बजट पेश करते थे, 2-4 को नया नियम लाके घुसा देते प्रधानमंत्री को तंग करने के लिए, और दोनों कांग्रेस से थे। अच्छा चलता था नौटंकी। 1991 में जब आए कौन, 1991 में कौन वित्त मंत्रालय को संभालना स्टार्ट कर दिया? 1991 के बाद योजना आयोग के पहले मेंबर बनाए गए मनमोहन सिंह जी। तब उन्होंने सब चीज को एक तरफ किया और इशारा नौटंकी खत्म किया। उन्होंने कहा कि एक सिस्टम से चलेगा, ये अपने बजट पेश करने का तरीका ये रहेगा, और बस इसी के आधार पर आज से आगे बजट पेश होगा। उनके नियमों के साथ किसी ने खिलवाड़ नहीं किया है। बेसिक बदलाव हुआ है, 28 फरवरी को हमने 1 फरवरी कर दिया। ये भी पहले वो डायरेक्शन दे चुके हैं, हम नहीं, ये ऐसा नहीं कि मोदी सरकार कह रही है, कई बार उन्होंने बोला भी अपने अभिभाषण में कि अब हम बजट की तिथि को ऐसे करेंगे कि हम बीच का जो 75 डेज हमने आपको सिखाया था, वोटर एंड अकाउंट वाला 75 डेज सिखाया था आपको, वो कम धीरे धीरे होता जाए, और कम होते होते हम लोग क्या करेंगे, उसको एकदम खत्म कर देंगे कि जो हम 15 दिन का एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहे हैं वो निकालना ही ना पड़े। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह चुके हैं कौन? मनमोहन सिंह ही कह चुके हैं। लेकिन जो समय होता है, टेन्योर होता है, जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है ना, कांग्रेस की सरकार 1990 के बाद आप देखिएगा तो मेजोरिटी के साथ आई है, नहीं आई है। तो डर रहता है कि हम कोई बजट में ज्यादा बड़ा बदलाव करते हैं। तो हम आपको सिखाए थे बजट में बड़ा बदलाव होगा और किसी विपक्षी ने हाथ खींच दिया तो क्या हो जाएगा? सरकार गिर जाएगी ना, सरकार गिर जाएगी। अंतरिम बजट बताइए, अंतरिम बजट भी बताएंगे स्नेहा पंडित जी, निश्चिंत रहिए आप, अंतरिम बजट भी सिखाएंगे आपको। पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया था? बताइए, पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया था? पहला बजट किसने पेश किया था स्वतंत्र भारत का? पहला स्वतंत्र भारत का बजट, स्वतंत्र भारत का षणमुखम सेठी, आर.के. षणमुखम सेठी। आर.के. षणमुखम सेठी ने कब किया था? तो नवंबर में किया था। वो अंतरिम बजट था, वो लास्ट में बताएंगे। अभी हम लोग बजटरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो अंतरिम बजट ही था, लास्ट में पूरा बताएंगे। वो सब अंतरिम बजट, जेंडर बजट सब लेके चलेंगे। काहे गड़बड़ा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग कहाँ थे? सीक्वेंस मत गड़बड़ाइए आप, हमको लेके चलने दीजिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए। आप गड़बड़ाइएगा तो फिर हमको जो होगा इधर उधर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? हम अपने सलीके से आपको पढ़ा रहे हैं। पहले अभी जो चल रहा है उसको तरीके से बता देंगे। तो अभी आप न्यूज़पेपर्स देखते हैं, करंट देखते हैं, तो आप क्या करिएगा, उससे अवेयर हो जाइएगा। बाकी जो पीछे वाला है वो लास्ट में टर्मिनोलॉजी, एक टॉपिक लिखवाएंगे बजट टर्मिनोलॉजी, और उसमें सबको लेके एक एक चल के एक एक को समझाते हुए खत्म कर देंगे। ठीक है, ऐसे लेके चलेंगे टॉपिक को, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी हम कहाँ थे? डेफिसिट कर रहे थे। कौन सा डेफिसिट था वो? अंतरिम बजट भी बताएंगे। जो ऑनलाइन में स्नेहा पंडित, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ नहीं छूटने वाला है, आप एकदम बिंदास रहिए। ठीक है, हमारा 45-46 घंटा आपके मतलब आप में क्लास चलता था, लेकिन इस बार बढ़ेगा। हम 55 घंटा के आसपास क्लास लेंगे आप लोगों के बैच में, 55 से 56 घंटा लेंगे, क्योंकि दायरा बढ़ाया इकोनॉमिक्स, तो हम भी अपना दायरा बढ़ा के आप लोगों को कंप्लीट। और उसमें भी आप लोगों को संतुष्ट नहीं हुआ और कुछ जाना हुआ तो आगे भी पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत रहिए। कौन सा डेफिसिट हम लोग बात कर रहे थे? फिस्कल डेफिसिट। आइए पहले राजकोषीय घाटा को सीखेंगे, उसके बाद आप लोग बस हमारे हिसाब से चलिए, और आपको जो पूछना है वो जरूर पूछिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम जिस हिसाब से लेके चल रहे हैं उस हिसाब से चलिए, हम उस मैनर में लेके चलेंगे कि ताकि आपको समझ में भी आए, आपका कंटेंट भी हो जाए। ठीक है, अच्छा, जो अभी तक पढ़ाए हैं कहीं आप लोगों को दिक्कत आया हो तो बताइए। उसी सीक्वेंस में लेके चले ना, एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए समझ में आ जाए, उसी तरह पढ़ना है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एक बार इसको ध्यान से देखिए। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? 2 शब्द है इसमें, कौन कौन सा? राज और कोष। क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? कोष क्या होता था? राजाओं के समय मध्यकालीन भारत में आप समझिएगा कोष का क्या मतलब होता था? सरकार का धन, राजा का धन, उसी को कोष कहते हैं। अभी भी आप लोग किसी पार्टी वार्टी में देखते होंगे तो एक पद देखते होंगे, कोषाध्यक्ष। ये होता क्या है? कोषाध्यक्ष क्या होता है जानते हैं? जो पैसों का सब देख रेख करता है, उसी को बोलते हैं कोषाध्यक्ष। वहीं से संबंधित है ये शब्द कोष। और राज मतलब राज का कोष इसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। अब इसके बारे में फिस्कल पॉलिसी कौन तय करता है ये भी यहीं सीख लेंगे। ठीक है, साथ सीखते चलेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, तो राजकोषीय घाटा बेसिकली होता क्या है? आप इस शब्द को देख के आपको ध्यान आ गया होगा कि यानी सरकार के कोष में, कोष मतलब सरकार का जो धन का भंडार है, ये सरकार के धन के भंडार में जितना पैसा आ रहा है और सरकार उसमें से जो खर्च कर रही है उसी का ब्यौरा होगा, उसी का ब्यौरा होगा। यानी सरकार का क्या है? प्राप्तियां, और ये क्या है? सरकार का व्यय। इन्हीं दोनों का ब्यौरा है।
ठीक। सरकार की प्राप्तियां, रिसीविंग और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा है राजकोषीय घाटा। सिंपल सा बात, किसका है? सरकार का आय और व्यय का ब्यौरा है। लेकिन इस आय में क्या ऐड नहीं होगा? माइनस सरकार जो बाहर से लोन लेती है। हमने आपको सिखाया था, सरकार जो लोन लेती है बाहर से, उसको किसमें ऐड कर देती है? अपने प्राप्तियां में। इसमें बस एक चीज ऐड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा क्या? लोन। यदि सर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि राजकोषीय नीति में या राजकोषीय घाटा में और बजट घाटा में, दोनों में क्या अंतर है, तो बस आप एक ही शब्द क्या बताएंगे कि राजकोषीय घाटा में हम लोन को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, और बजट घाटा में हम लोन को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। बजट घाटा हमने आपको सिखाया था, बजट घाटा कैसे जीरो होता है, बताया था ना। तो बजट घाटा में हमने क्या किया? सरकार 100 रुपया आया, 120 रुपया खर्च कर रही थी, और 120 रुपया खर्च कर रही थी तो लोगों ने दैट मीन्स कि किसी सांसद के व्यक्ति ने कहा, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई क्या मजाक कर रहे हो, तुम 100 रुपया आ रहा है, तुम 120 रुपया खर्च कर दे रहे हो, देश को घाटे में डाल दे रहे हो। सरकार ने कहा ज़्यादा तुमको पता है, हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है कि हमने अभी फ्रांस से पैसा मांगा, 20 रुपया दे दिया, तो हमारी प्राप्ति और खर्च दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी बजट घाटा सरकार ने क्या दिखा दिया आपसे? जीरो। लेकिन एक्चुअल में आपके बजट में क्या आया और क्या गया है वो कहां से पता चलेगा? फिस्कल डेफिसिट से, है ना। फिस्कल डेफिसिट में क्या कर दिया जाता है? लोन को माइनस कर दिया जाता है, जो आप बाहरी से लोन लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि सरकार के आय और व्यय का सही ब्यौरा कौन से घाटा से पता चलता है, तो क्या बताइएगा आप? क्या बताइएगा? राजकोषीय घाटा से। इट ओके? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये सरकार का एक ऐसा झोला है जिसमें सरकार कितनी खाली है, सरकार का पैसा कितना खाली और कितना भरा हुआ, इस झोले से पता चलता है। जब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट टिप्पणी करते हैं, आप सब जानते हैं, संविधान से लेकर और पूरे अर्थशास्त्र तक, कोई व्यक्ति, अभी हमारे भारत में खासतौर पर क्या किया जाता है, गाँव में भी आप ध्यान दीजिएगा तो लोग क्या करता है, कुछ आपको समझाना हो या आपसे कोई जेलसी निकालना हो तो टिक्का टिप्पणी करता है। इसलिए बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि दिखाने के लिए सरकार का झोला कौन सा झोला है? बजट का झोला है। और बताने के लिए, समझाने के लिए झोला कौन सा झोला है? समझ गए बात? राजकोषीय झोला। इसमें क्या पता चलता है आपसे कि सर आप रियली आपके पास कितना है और कितना नहीं है, आप कितना पैसा बाजार में लेके गए थे और कितना खर्च किए हैं, है ना। जो बाजार में लेके गए होंगे आपके आय का हिस्सा, जो खर्च किए हैं वो व्यय का हिस्सा है। ये कहां से पता चल जाता है? फिस्कल डेफिसिट से। ठीक। अब यहां से एक और शब्द निकलता है, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। बताइएगा फिस्कल पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? यहीं सीख लेते हैं ना फिस्कल पॉलिसी, कोई दिक्कत? फिस्कल पॉलिसी यहीं सीख लेंगे, आगे हम बता देंगे जहां पे ऐड करना होगा मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ, वो सब बताते चलेंगे, लेकिन यहां सीख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। राजकोषीय घाटा कौन बनाता है? फिस्कल डेफिसिट के बारे में कौन बताता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? भारत सरकार या आरबीआई? कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ध्यान रखिएगा 3 पॉलिसी अपने देश में काम करती है। कौन कौन? अभी सुनिए, लिखिए मत, सब लिखवाएंगे। ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और व्यापार नीति। व्यापार नीति कौन तय करता है? तो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, यानी व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय, है ना। और फिस्कल पॉलिसी कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय। मॉनेटरी पॉलिसी कौन तय करता है? आरबीआई। तीनों पॉलिसियों को ध्यान रखिएगा, तीनों से क्वेश्चन आता है। तीनों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे एक एक करके, लेकिन जैसे राजकोषीय घाटा पढ़ रहे हैं तो यहाँ इसके बारे में बेसिकली 2-4 टर्म जान लीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा। जो बोल रहे हैं सब लिखवा दे, नहीं ये जो पॉलिसी के बारे में हम लिखवा देंगे, इससे प्रश्न हमेशा पूछता है। अच्छा, ट्रेड पॉलिसी के बारे में आप जानते हैं, जो व्यापार नीति है, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोचते हैं व्यापार भी सरकार ही तय करती है, मौद्रिक नीति भी सरकार ही तय करती है और राजकोषीय नीति भी सरकार ही तय करती है। पहले आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। आपसे कोई पूछता होगा कि मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो वित्त मंत्रालय। व्यापार नीति कौन तय करता है? तो वित्त मंत्रालय, है ना। राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो वित्त मंत्रालय। दिमाग में आप लोग को यही चल रहा होगा। पहले जब बताए थे उसके पहले, सही बोलिए भाई, झूठ नहीं, यही होगा। ध्यान रखिएगा, इसी से प्रश्न आता है। जब राजकोषीय घाटा पढ़ रहे हैं तो यहां से ध्यान रख लीजिएगा कि राजकोषीय नीति कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति कब आता है? साल में कितने बार आता है? सब लिखवाएंगे, रुक जाइए ना। 1 बार आता है। मौद्रिक नीति साल में कितने बार आता है? 6 बार आता है, हर 2 महीने पे। पहले 3 महीना पे 1 बार आता था, अब कितने महीने पे आ रहा है? 2 महीने पे 1 बार आता है। सब पढ़ाएंगे आपको, घबराना नहीं है। और व्यापार नीति कब आता है? 1 बार कितने साल में आता है? बताइए।
5 साल में एक बार तैयार किया जाता है। अभी हम जिस व्यापार नीति को फॉलो कर रहे हैं वो कौन सी व्यापार नीति है? 2022 से 27। इसका बेसिकली टेन्योर हुआ करता था मित्रों 2020 से 25, लेकिन कोविड आने के कारण हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है और इसी नीति को हमने क्या कर दिया है 2022 से 27। बात समझ गए? तो प्रश्न ऐसे आ सकता है आपके एग्जाम में कि अभी भारत सरकार जिस व्यापार नीति को फॉलो कर रही है उस व्यापार नीति का टेन्योर क्या है? तो ध्यान रखेंगे, क्या मारना है आपको? 2022 से 27, 2020 से 25 मत मार दीजिएगा। हमने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, अपने 2020 से 25 की पॉलिसी को एक्सटेंड करके 2022 से 27 कर दिया है। ये सब आपको पूरा व्यापार नीति में पढ़ाएंगे, ट्रेड पॉलिसी में, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम ओवरव्यू दिए कि आपको कैसे क्लिक कर करके एक एक चीज को समझना है ना। तो पहले राजकोषीय नीति को, राजकोषीय घाटा को लिख लेंगे और इसके नीचे हम राजकोषीय नीति भी लिखवा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा। और राजकोषीय नीति के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग राजकोषीय बजट के बाद टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें राजकोषीय नीति के बारे में बताएंगे, कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन तैयार करता है ना। कैसे वित्त मंत्री जो है कि जब अपने चैम्बर में घुसती हैं इस राजकोषीय नीति को डिसाइड करने के लिए, तो उनके साथ उनके सलाहकार होते हैं और सब ब्रेक द कम्युनिकेशन ऑफ ऑल थिंग, हर जगह से कम्युनिकेशन का ब्रेक कर दिया जाता है। वित्त मंत्री समझ रहे हैं कितने बड़े पद होते हैं, और उनके भी सभी कम्युनिकेशन को क्या कर दिया जाता है, रद्द। अब जो फोन अंदर लेके जाएंगी वो एक ही जगह फोन लगेगा, पीएमओ, उसके अलावा कहीं नहीं लगेगा, सब जगह से ब्रेक कर दिया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना सीक्रेट होता है ये सब नीतियाँ। आप लोगों को लगता है कि मंत्री बन गए, वित्त मंत्री एकदम खुश, देखिएगा आज तक किसी फिनांस मिनिस्टर को देखिएगा ढंग से हंसते हुए, याद है आपको किसी फिनांस मिनिस्टर को हंसते हुए? सबसे खतरनाक काम है क्या, वित्त मंत्रालय संभालना। वित्त मंत्री जो संभाला वो ना तो आगे नेता बन पाएगा। देखिए इनको मनमोहन सिंह को जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना दिया गया ना, नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं बनते वो समझ जाता भाई अब मंत्रालय से हाथ छोड़ो, हटवाओ हमको। वित्त मंत्री कौन थे? इसके पहले कुछ दिन तक पीयूष गोयल को दिया गया था, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बड़ी चढ़ बढ़ के ले लिए, इनको पता बाद में चला नहीं को पता कि बाप रे बाप इतना काम करना पड़ता है। हाथ जोड़ के देखिए, वित्त मंत्रालय छोड़ के रेल मंत्रालय की तरफ चले गया। अभी कौन वित्त मंत्री अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण देखिए जेएनयू में पढ़े हुए लोगों को थोड़ा सा वो आदत ही हो जाता है, किस तरह, पढ़ाकू टाइप का, इसलिए निर्मला सीतारमण को उठा के दे दिया गया। निर्मला सीतारमण के ऊपर एक स्टोरी बताएंगे आपको। ये डिफेंस मिनिस्टर थी माइक, है ना। जब ये डिफेंस मिनिस्टर थी समझ गए, इसलिए वित्त मंत्री कौन बने? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी जेएनयू से पढ़ी हुई है, बहुत ही मतलब जेएनयू में इकोनॉमिक्स जो होता है, आपको पता है एक एग्जाम होता है आईईएस, जानते हैं आप लोग, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से रिगार्डिंग, इंडियन स्टैटिकल सर्विस आईएसएस होता है। इन दोनों में ना यदि 50 सीट निकलता है तो 35 सीट कहाँ के लड़के ले जाते हैं? जेएनयू के। बहुत जबरदस्त होता है। कभी एक बार हम सोचे थे देने के लिए, फिर हम जब देखने लग गए, हम मतलब सीनियर्स हम लोगों के कुछ एक आध दो एग्जाम दे रहे थे, तो हम लोगों ने उनको देखा, तो लिटरली आपको बता रहे हैं, हम देखें तो हमारे एक सीनियर थे जिनका सिलेक्शन हुआ, उनके रूम को जब बाहर आ जाता था ना, 6 महीने बाद साफ किया, उनकी आके करती थी मेड, तो हम देखते थे कि इतना सिगरेट इतना स्ट्रेस्ड आदमी, खूब पढ़ते रहते, खूब पढ़ते, पढ़ाई के मामले में हम तो हाथ जोड़ लेते, बाप, बंदा पढ़ता था, खाता था, सोता था, उसके अलावा कुछ नहीं करता था, हमेशा कैलकुलेटर बगल में, टक 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 टक। ए यार क्या काम है, तुम कैलकुलेटर लेके बैठे रहे, बहुत भयंकर। और हमारे एक दो दोस्त हैं जो सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंकित शुक्ला है, तो उसको देखते हैं सीपीटी पास कर चुका है, लास्ट उसका एक स्टेज बचा हुआ, उसको भी देखते हैं हमेशा लेके कैलकुलेटर बैठा रहता है, टक 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 करता रहता। क्या यार, जीवन में यही काम है तुमको, कैलकुलेटर करना है। ये राजकोषीय नीति करने वाले, राजकोषीय नीति बनाने वाले कुछ इसी तरह के मोडी होते हैं, उनको और कुछ काम नहीं होगा। क्या काम होगा? कैलकुलेटर लेके पूरा डेटा देखते रहते होंगे, सारा पॉलिसी। और इसके साथ सिर्फ ये नहीं देखना है, ये भी देखना है किसी पॉलिसी को बना रहे हैं तो लॉ बीच में नहीं पड़ रहा हो, ये भी देखना है इसमें। ये मत समझिए कि राजकोषीय नीति में खाली जोड़ जोड़ के बना दिए घर जैसा कि 5 रुपए का प्याज, 10 रुपए का आलू, 17 रुपए का टमाटर, ये सब जोड़ के हो गया। नहीं, यदि आप बना रहे हैं ये, तो इसमें लॉ को भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं दिया इसके बीच में। इतना भयंकर काम है राजकोषीय नीति को बनाना,
बजट को तैयार करना लिटरली सबसे टफ कामों में से एक है। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि अरे बजट ही तो है, ऐसे ऐसे कर देना, आय व्यय ऐसे ऐसे माइनस लोन, बहुत भयंकर काम होता है, बहुत भयंकर। खैर आइए हम लोग राजकोषीय नीति को लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसको आप फॉर्मूला कल बताए थे इसके बारे में जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बजट माइनस, हाँ बजट डेफिसिट माइनस डेफिसिट माइनस जीरो, सॉरी माइनस लोन। और ये बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, अभी मैंने बताया है। बजट डेफिसिट कितना होता है, जीरो। बजट डेफिसिट क्या होता है, जीरो। चलिए लिखिए इसको, आप लोग लिखिए, बजट डेफिसिट जीरो होता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है वो भी बताते हैं। क्या लिख लिया आप लोगों ने इसको समझ रहे हैं आप लोग, बजट डेफिसिट के नीचे जीरो लिख लीजिएगा। अच्छा, और दूसरा फॉर्मूला यदि बदल दिया जाए, बजट डेफिसिट के फॉर्मूला को बदल दिया जाए, क्या कह रहे थे हम, फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, इसका फॉर्मूला और थोड़ा सा बदल सकते हैं क्या आप मैथमेटिक्स के आधार पर। बजट डेफिसिट को हमने क्या बताया था आपसे, बजट डेफिसिट कैसे निकालते हैं आप लोग, बजट डेफिसिट कैसे निकालते हैं सिखाया था, आप लोग कैसे भूल जाते हैं हाँ? और उसमें रिसीविंग में क्या ऐड होता है, लोन, समझ गए ना, रिसीविंग प्लस लोन माइनस एक्सपेंडिचर। अब ऐसे इसी फॉर्मूला को दे दिया जाए, बजट डेफिसिट इक्वल टू, ध्यान रखिएगा पूरा फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। बजट फिस्कल डेफिसिट लिखिए, बजट डेफिसिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू, बजट डेफिसिट को हम नहीं लिखते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ, रिसीविंग प्लस लोन माइनस एक्सपेंडिचर। ये रिसीविंग प्लस लोन माइनस एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ये बजट डेफिसिट का फॉर्मूला यही होता है ना। और फिर इसमें से क्या घटा देना है आपको फिस्कल डेफिसिट के लिए, माइनस लोन। अब मैं आपसे पूछूं, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से सुनिए, देखिएगा मैथमेटिक्स के आधार पर इसको क्या बना सकते हैं आप। जीटो के पूरा लिख लीजिए इस फॉर्मूले को जरा कॉपी में ध्यान से। क्या करना है, लोन फॉर्मूला यही है ना, यानी रिसीविंग माइनस एक्सपेंडिचर, आय और व्यय। ठीक, यदि आपसे ऐसे दे दे लाइन में तो ऐसा नहीं है कि आप पटक दे कि ये नहीं होगा, सिर्फ रिसीविंग माइनस एक्सपेंडिचर होगा, घुमा के ऐसे भी आपको ये फॉर्मूला दे सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, अच्छा गलत है, क्या कह रहे हैं, गलत है, गलत है तो बताइए। इस रिसीविंग में क्या माइनस, क्या आपको हटा देना है इस रिसीविंग में, लोन, है ना। ध्यान रखिएगा, सरकार जब अपनी प्राप्तियां बताती है तो लोन के साथ बताती है, लेकिन राजकोषीय नीति में उस प्राप्तियों में लोन को बस माइनस कर दिया जाता है, बाकी एक्सपेंडिचर घटा दिया जाता है। आय और व्यय का ही ब्यौरा होता है, लेकिन राजकोषीय घाटा में क्या नहीं जुड़ा होता है, लोन, है ना। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए। चलिए, हो गया, ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये फिस्कल डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट किसी पॉलिसी के आधार पे ही बनता होगा, तो फिस्कल डेफिसिट के नीचे ही एक टर्म लिख लीजिए, फिस्कल नीति, यानी राजकोषीय नीति, है ना, राजकोषीय नीति। और इससे 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, क्या क्या होता है ये राजकोषीय नीति के बारे में मैंने बताया था आपको। राजकोषीय नीति, पहले आप ये बताइए, राजकोषीय नीति तैयार कौन करता है, फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है, फिनांस मिनिस्टर। ठीक है, सिर्फ राजकोषीय नीति ही फिनांस मिनिस्ट्री तय करती है, बाकी जो नीतियां सरकार की और 2 हैं वो कौन तय करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाइएगा मत आज के बाद। मॉनेटरी पॉलिसी कौन तय करता है, मौद्रिक नीति,
जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तो बताएंगे मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई तय करता है। अच्छा, कल ही हम एमसीक्यू करा रहे थे किसमें, टीचर बैच में, तो उसमें हम देखे कि जो हम लोग बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसमें जानते हैं प्रश्न ऐसे आया था घुमा के, ऐसे आप लोग के एग्जाम में भी आ सकता है। प्रश्न ऐसा था, हम शॉक्ड हो गए क्वेश्चन को देख के, कि बाजार में मुद्रा के तरलता को कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किस नीति का उपयोग किया जाता है? क्या होगा उत्तर? मौद्रिक नीति। देखिए एक प्रश्न वही है, लेकिन उसको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये घुमा के पूछ दिया है। एनसीईआरटी का यही कारण, इसीलिए कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी इतना ना आपको ट्विस्ट करा करा के क्वेश्चन कराता है कि आप हो जाते हैं मैच्योर, एकदम मैच्योर हो जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला जाता है। अच्छा, जो लड़का मौद्रिक नीति जानता होगा उसको ये नहीं पता होगा तरलता को कैसे मैनेज किया जाता है, तो गलत करके जाएगा ना। इसीलिए क्या होता है कि आप एनसीईआरटी को जरूर रेफरेंस में पढ़िए। एनसीईआरटी को और कुछ नहीं तो 11th 12th एनसीईआरटी जरूर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। सॉरी, तरलता लिक्विडिटी नहीं जानते हैं आप लोग, यानी बताएंगे मॉनेटरी पॉलिसी में बाजार में पैसा जो है आराम से आपको प्राप्त हो सका। स्टोरी भी बताएंगे एक इस पे। एक देश का राजा था, इतना निरंकुश था कि वहाँ पे 10 लाख का नोट छपवा दिया। हाँ, जिम्बाब्वे। आप पढ़े हैं क्या? पुराने बैच में थे क्या? अच्छा, वो हमें लगा आप बहुत चीज़ आगे बता देते हैं, पुराने बैच के तो नहीं है। जिम्बाब्वे का स्टोरी भी बताएंगे आपको, कैसे क्या हुआ था, यूएनओ के इंटरवीन के बाद भी हुआ था, सब बताएंगे। ये राजकोषीय नीति कौन तय करता है? पहला लाइन लिख लीजिए। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी डिसाइडेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। डिसाइडेड लिखिएगा, मेड मत लिख दीजिएगा, मेड गलत हो जाएगा। हाँ, प्रिपेयर्ड भी लिख दीजिएगा, चलेगा। डिसाइडेड या प्रिपेयर्ड बोथ आर करेक्ट। देखिए, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। यह नीति साल में एक बार तैयार किया जाता है। ये दोनों हाईलाइटेड पॉइंट से पूछा जाता है। साल में एक बार तैयार किया जाता है। हो गया? एक पॉइंट और लिखिए। अर्थशास्त्री, इंग्लिश वाले लोग रुक जाएंगे। अर्थशास्त्री इस नीति को देश का सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक मानते हैं, जो देश की, धीरे धीरे बोलें, चलिए, जो देश की आर्थिक व्यवस्था, अर्थशास्त्री इस नीति को देश के महत्वपूर्ण नीतियों में से एक मानते हैं, जो देश की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्वरूप दोनों के रंग रूप को तय करता है। इंग्लिश वाले लोग कहां तक लिखवाए थे बताइए जरा। डिसाइडेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगला पॉइंट लिखिए। दिस पॉलिसी, सॉरी, एक बार जोर से बोलिए ना। आगे एकदम ऐसे बैठा कीजिए, इतना दूर दूर कहाँ बैठते हैं आप लोग, सुटेबल रहता है। अच्छा, दो देश की अर्थव्यवस्था, अरे पिछला लाइन में बोलिए ना, शुरू से बोले, फिर हम लाइन बदल जाएगा, जो लिखे हैं वो कहेंगे। हाँ, मतलब वही होगा, लाइन थोड़ा सा बदल जाएगा। हाँ, एक माना जाता है अर्थशास्त्री हर अर्थव्यवस्था के रंग रूप को तय करती है या रंग रूप को दिशा देती है, यानी देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से उसको कैसे मैनेज करना है, यही पॉलिसी तय करती है। कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यदि कोई देश, विश्व का कोई देश 3 पॉलिसियों पे अपना पकड़ बना ले, अच्छे तरीके से मैनेज कर ले, तो वो देश तुरंत बूम कर जाती है। कौन कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और तीसरा ट्रेड पॉलिसी। ये 3 पॉलिसियां देश के विकास का मार्गदर्शन करती हैं कि वो आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। जिस देश की इकोनॉमी को ग्रो कराना है, आगे बढ़ाना है, इन्हीं तीनों नीतियों के आधार पर तैयार किया जाता है ना। अब सिखाएंगे कैसे कैसे, किस तरह से आपको बताएंगे। फिस्कल पॉलिसी से आप क्या बता देंगे कि सरकार का आय और व्यय, यानी सरकार, इसमें आप क्या तय हो जाएगा। इंग्लिश वाले लोग रुक जाएंगे। अच्छा, इसमें आप क्या बता रहे हैं? आय और व्यय यही बता रहे हैं ना सरकार का,
यानी सरकार को खर्च कहाँ करना है यही पॉलिसी ना बताएगी जी। सरकार को खर्च कहाँ करना है और सरकार को आय कहाँ से लेना है। अब थोड़ा सा डीप चले जाइए, यहीं से कनेक्ट करके सुनिए, भी लिखिएगा बाद में। जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, टैक्स ज़्यादा लेना अच्छा बात है या बुरा बात है? टैक्स ज़्यादा लेना अच्छा बात है या बुरा बात है? बिल्कुल सही बात, टैक्स ज़्यादा लेना इकोनॉमिस्ट कहते हैं बुरा बात है। इसीलिए कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। और इसमें तैयार क्या किया जाता है, किससे कितना कर लेना है। बात समझ गए? तो ये टैक्स जो किस तरीके से लेना है कि आदमी जो है, बाजार के लोग जो हैं आप या भारत के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, वो स्वस्थ भी रहें और मस्त भी रहें। मस्त रहने का मतलब है उनके पास पैसा भी रहे और वो सही भी रहें। अब इतना ना आप टैक्सेशन बढ़ा दीजिएगा कि आदमी जो है डिप्रेशन में आकर मरने लग जाए, तो क्या ये नीति अच्छी है? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि राजकोषीय नीति इस तरह की नीति होनी चाहिए कि आदमी स्वस्थ भी रहे और भी रहे। आप देखते होंगे टैक्सेशन को, टैक्सेशन के बारे में आपको एक थोड़ा सा क्लू बता रहे हैं आपको। एक कॉर्पोरेट टैक्स जानते हैं आप लोग? कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। 2020-21 में जब आया कोविड के बाद सरकार ने एकाएक इसमें गिरावट कर दिया। पहले कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता था, निगम कर कंपनियों पे लगता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ये मत कहिएगा कि हम स्विच कर रहे हैं एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, ये आपको समझाने के लिए सब बता रहे हैं। ये टॉपिक वाइज हम बताते हुए चलेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आप समझ जाइए नीति होता क्या है। निगम कर, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, इस टैक्स में 2020 के बाद जब कोविड आया तो कंपनियां बंद होने लग गई। कंपनियां के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी पीछे भागने लग गई, क्योंकि पूरे विश्व में था ये। तो कोविड आने के बाद कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार ने क्या कहा, पहले दो तरह को टैक्स लगते थे, एक 35% लगता था और एक 40% लगता था। 35% किसको लगता था, तो अपने देश की कंपनियों को लगता था, यानी डोमेस्टिक कंपनी जो होती थी, डोमेस्टिक नहीं इंडियन कंपनी होती थी, इसको कितना लगता था। और ये फॉरेन कंपनी, एफडीआई जानते हैं ना आप लोग, एफडीआई, एफपीआई, इन सब पे लगता था 40% टैक्स, है ना। बेसिकली ये कंपनी के मूल मुनाफे पे लगता है। इसके बारे में बात करेंगे टैक्सेशन में, लेकिन नॉर्मली क्लू बताने के लिए सरकार ने फिस्कल पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया और कहा कि देखो, अब यदि हम टैक्स कंपनियों से ज़्यादा लेंगे तो क्या कंपनियां हमारे पास आएंगी या कंपनियां ग्रो कर पाएंगी? नहीं। सरकार ने कहा इन सब में इसको और इसको काट दो, इसको कर दो 25% और इसको कर दो 35%, दोनों में बदलाव कर दिया। ठीक है, क्योंकि विदेश की कंपनियां हैं तो इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ना, तो इनको तो 10%, 5% ही घटाया, और जो देश की कंपनियां थी इनके ऊपर 10% घटा दिया। तो कंपनी को लगा भाई टैक्स कम देना है, चलो इस टैक्स को, पैसा को ही हम ग्रो करके आगे बढ़ेंगे। यानी कंपनियों को आगे नहीं बढ़ाइएगा तो टैक्स आएगा, कंपनियों से नहीं आएगा। लेकिन सरकार ने यहाँ क्या गुड डिसीजन लिया कि इनके टैक्स को घटा दिया ताकि कंपनियां मोटिवेट होकर काम करें। तो देखिएगा 2020 के बाद बहुत नई नई कंपनियां भी खुली, और जो कंपनियां पीछे चली गई थी खुद को रिवाइव करके आगे आई, क्योंकि सरकार ने उनका सपोर्ट किया टैक्स कम करके। ये सब कहाँ तय कर दिया जाता है, राजकोषीय नीति में। यानी देश की अर्थव्यवस्था का रंग रूप कैसा होगा कौन तय कर देता है 1 साल तक, राजकोषीय नीति। इज इट ओके? अब देखिए आपके मेंस में प्रश्न ऐसे आता है राजकोषीय नीति से, राजकोषीय घाटा, बस सुनते रहिए आप लोग। राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा किस तरह का घाटा है, या राजकोषीय घाटा से देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे, क्या राजकोषीय घाटा देश के लिए सही है या खराब है? सही है या खराब है, यानी सही है या गलत है? खुद से सोच के बताइए, कुछ सोच के बताइए। नहीं, अब सुनिए, ध्यान से सुनते रहिए। राजकोषीय घाटा के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के बारे में यदि आपको बताना हो तो कभी मत कहिए कि राजकोषीय घाटा क्या है आपके लिए निगेटिव पॉइंट है। हमने आपको क्या बताया था, इकोनॉमी आप लोन लीजिएगा तभी आप क्या करिएगा, एक्सपेंड होइएगा। 100 रुपया लाते हैं और 100 रुपया खर्चा करते हैं, दुकान आगे बढ़ता है। लेकिन आप यदि 500 का लोन ले लेते हैं और दुकान में माल ज़्यादा भर देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा दुकान का जो इनकम था 100 रुपया से 120, 130, 140 बढ़ने लग जाता है। तो ऐसे आपको बताना है कि राजकोषीय घाटा होना देश के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहतर है, लेकिन इसका दर नियमित रहे, इसका दर कांस्टेंट रहे, इसका दर एकाएक तेजी से ना आगे बढ़े नहीं पीछे बढ़े, बल्कि धीरे धीरे इसमें बदलाव होता रहे और हमारे इकोनॉमी, हमारी आर्थिक दृष्टि से हमारी इकोनॉमी का सैंपल साइज जो है, हमारे बजट का सैंपल साइज धीरे धीरे क्या होता रहे, बढ़ता रहे। बात समझ? हमने दुकान वाला स्टोरी दिया, दुकान में 100 रुपये का सामान है, तो 100 रुपये का सामान है तो 100 रुपये में जो सामान आता है वही लोग आएगा खरीदने। लेकिन आप 100 रुपये और लोन ले लीजिएगा तो सामान का दायरा तो बढ़ रहा है भाई,
सामान का दायरा बढ़ रहा है ना, बेशक आप घाटे में हैं, आपके ऊपर माइनस लोन कितना है 100 रुपया है, लेकिन सामान भी तो आपके दुकान में बढ़ा है, और सामान में दुकान में सामान बढ़ेगा तो लोग ज्यादा आएंगे ना। मान लीजिए अभी तक आप बिस्किट रखते थे, अब सर्फ साबुन दोनों रखने लग गए, तो सर्फ साबुन खरीदने वाला लोग भी तो आपके पास आ रहा है, यानी आपका इकोनॉमी क्या हो रहा है, आपका दुकान का सैंपल साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये राजकोषीय घाटा होना घाटे का सौदा नहीं है बल्कि फायदे का सौदा है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से इस बात का ध्यान रखा जाए कि राजकोषीय घाटा एकाएक ज्यादा ना हो जाए। हालांकि इसके लिए आपको बताते हुए बताना है कि हालांकि इसके लिए सरकार ने एक कानून बना रखा है जिसको हम लोग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, है ना। इसमें सरकार तय कर देती है कि दायरा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, घाटे का दायरा एक निश्चित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, और राजकोषीय घाटा होना हमारे आर्थिक दृष्टि से हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, सकारात्मक है। ठीक है। और यदि आपको मौका मिले तो नीचे जैसे लंबा क्वेश्चन मेंस में दिया हुआ है तो आप उसके नीचे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तुरंत एग्जाम्पल दीजिए कि जैसे एक दुकानदार है, एग्जाम्पल देकर तुरंत एक दुकान का चित्र बनाइए और उसमें बिस्किट का चित्र बना दीजिए। तुरंत लिख दीजिए कि अभी तक 100 रुपये का एक इस साइड एक चित्र बना दीजिए, एक साइड इस चित्र बना दीजिए। इसमें सरफ को नहीं ऐड करेंगे, सरफ को ऐड कर देंगे। जैसे ही एग्जामिनर चेक करेगा, उसका ध्यान जाएगा दुकान पे, देखेगा तो कि लड़का पूरा समझ रहा है, तुरंत आपको यदि 25 नंबर का क्वेश्चन है तो 21 नंबर दे देगा। और यदि आप चित्र नहीं बनाइएगा, नहीं समझाइएगा एग्जाम्पल, तो वो समझेगा बस ये रटा है बुक से, इसको 25 नंबर का क्वेश्चन है, 7-8 नंबर दे के मामला निपटाओ। बात समझ गए। तो ऐसे इसीलिए हम आपको जब कुछ बता रहे हैं तो एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आप मेंस में लिखने में बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है। तो राजकोषीय घाटा के बारे में 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान से हमें बताएंगे, हम पूछ रहे हैं, आप बताते चलेंगे। बताइए राजकोषीय घाटा क्या है, ऐसे पूछा जाए फिस्कल डेफिसिट क्या है तो बताइए क्या होगा, क्या जवाब देंगे आप लोग। आय भारत सरकार का आय और व्यय का एक ब्यौरा है, लेकिन उस आय में, उस प्राप्तियों में हम जो बाहर से लेने वाला लोन है उसको नहीं जोड़ते हैं। आसान भाषा में ऐसे लिखना है। क्या इसको लिखवाएं या आप लोगों ने लिख लिया है? लिख लिया है? नहीं, लिखवाना पड़ेगा। चलिए पहले इंग्लिश वालों का कुछ बाकी था उनका करा देते हैं, फिर बताइए क्या कहां तक लिखवाए थे। दिस पॉलिसी डिसाइडेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। लिख लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए इन 1 ईयर इन 1 टाइम्स, वहीं पे लिख लीजिए, उसी लाइन में ऐड कर लीजिए इन 1 ईयर्स इन 1 टाइम्स। ठीक। उसके अलावा लिखिए, उसके आगे लिखिए क्या लिखवाया था हिंदी वाले लोगों के लिए। हाँ अच्छा, चलिए वो हम लिखवा देते हैं। हाँ चलिए, इन द वे ऑफ इकोनॉमिस्ट, इन द वे ऑफ इकोनॉमिस्ट नीचे लिखिए, दिस पॉलिसी डिसाइडेड टू डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड कंट्री। हो गया एक पॉइंट। चलिए लिख लीजिए। गवर्नमेंट हैव टू बैग, इस पॉइंट को अगला लिखिए, गवर्नमेंट हैव टू बैग, 1 बैग इज फिस्कल पॉलिसी एंड सेकेंड बैग इज बजट, सेकेंड बैग इज बजट। लिखवा चुके हैं। बजट दिखाने का बजट है, बताया नहीं था, दिखाने का बजट है, लिखवाया था आप लोगों को हिंदी वाले, है ना। लिखिएगा फिस्कल पॉलिसी सो actual data of receiving and expenditure, still budget bag, अच्छा रुक जाएं, धीरे धीरे हिंदी वाले लोगों को लिखवा दिया नहीं, ये सब नहीं लिखवाया, लिखवा देंगे, रुकिए ना 4-5 लाइन हम। स्टिल बजट बैग इंक्लूडेड लोन्स एंड एवरीथिंग लोन्स एंड एवरीथिंग। हो गया बस, एवरीथिंग इंक्लूड कर लीजिए। हाईलाइट कर लीजिए कौन सा, वो लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा जिसमें हम कह रहे हैं एक्सपेंडिचर रिसीविंग को शो करता है, वो आप लिख सकते हैं मेंस में, आपका काम आ जाएगा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पॉइंट बना के मेंस के दृष्टि से, 4-5 पॉइंट ध्यान से मेंस की दृष्टि से। और वाइट पेज पे लिखा करिए आप लोग, जो लोग ये लाइनिंग पेज पे लिखते हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है वाइट पेज पे लिखिए, क्योंकि आपको मेंस में किस पेज पे लिखना है। ठीक, तो वाइट पेज पे अभी से लिखने की आदत डालिए। क्यों इस पेज पे लिख रहे हैं आप लोग, और जब आप लिख रहे हैं तो हम देख रहे हैं आप लोग जो है कि आप लोगों के लिए बता रहे हैं, ये मत कहिए कि हाँ बहुत बढ़िया वाइट पेज पे लिख रहे हैं।
आप जो है आप लोग लिख रहे हैं उसके साथ साथ चित्र बनाए करिए, खुद एग्जाम्पल दिया करिए, गैप बना के लिखा करिए। आपके लिए जो आपका नोट्स तैयार होगा बाद में जब आप खुद देखिएगा ना, मजा आएगा देखने में। नहीं तो ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा, बाद में पता चलेगा कि वो नोट्स देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है वो पढ़ने में मजा आता है जी, नहीं आता है। इसलिए स्टैंडर्ड नोट्स बनाइए। आप हमारा नोट्स देखिएगा 2018-2019 का, तो देखिएगा कैसा नोट्स रहता है। हम एकदम हर जगह टीचर बोल रहे हैं हम अपने से एग्जाम्पल सेट कर देते थे बगल में। उसके अलावा कॉपी में ऊपर जगह छोटा सा छोड़ा करिए, जैसे आप पूरा लिख लिए नहीं, जगह साइड में छोड़ा करिए। उससे होता क्या, जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, आप क्या करेंगे वहाँ पे ऐड कर लेंगे। हमेशा छोटा पॉइंट छोड़ के, हल्का सा पॉइंट छोड़ के रखना चाहिए। सभी लोगों को बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ऐसे करिए, बेहतर होगा। हाँ, बहुत जो लोग छोड़े हैं उनको तो बहुत बेहतर। क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं तभी आपको स्टैंडर्डाइजेशन का पता चलता है। एकेडमिक थोड़ी है, आप बीए का एग्जाम दे रहे हैं, एमए दे रहे हैं। आपको पता है हम एमए का एग्जाम देते थे, हम पढ़ते ही नहीं थे। हम एक दिन पहले सुबह एग्जाम देने जाते थे तो टॉपिक देते थे, अच्छा गांधीयन पॉलिसी अबाउट द इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब सुबह जा रहे हैं बस में देख रहे हैं, दिल्ली जाते थे बस में देखते हुए पढ़ के 4-5 पॉइंट पढ़ लिए, जाके लिख के आ जाते थे, पास हो जाते थे। अब यूपीएससी में होगा नहीं होगा, हाथ दिमागे नहीं चलेगा, हाथे रुक जाएगा। तो आप स्टैंडर्ड नोट्स बनाइएगा तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे जा रहे हैं आप मेंस लिखने जा रहे हैं, तुरंत पेज पलटते हुए देखते हुए आपको फटाफट दिमाग पे ओवरव्यू मिल जाएगा, लिख दीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग हिंदी वाले को लिखवा लेते हैं। चलिए राजकोषीय नीति लिखिए, हिंदी वाले लोग राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति देश के अर्थव्यवस्था के लिए, देश के अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अर्थशास्त्रियों के अनुसार सब लिख लिए हैं, इंग्लिश लिख लिए हैं। चलिए, अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश के विकास का रंग रूप, हाँ ये लिखवा दिए हैं, तो आगे लिखिए, रंग रूप असल रूप में तय करता है, हो गया है। आगे लिखिए, सरकार के पास 2 तरह का थैला होता है, एक थैला राजकोषीय नीति का और दूसरा बजट का। राजकोषीय नीति का थैला देश की आर्थिक नीतियों, हाँ राजकोषीय नीति का थैला और दूसरा बजट का थैला। अभी बताए थे बजट में क्या कर दिया जाता है, सब बजट घाटा 0। याद है आपको, बजट घाटा क्या कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे राजकोषीय नीति में एक्चुअल डेटा दिया जाता है। बजट क्या लिखवाया था मैंने, राजकोषीय नीति का थैला और बजट नीति का थैला, हो गया। अब लिखिएगा, राजकोषीय नीति का थैला सरकार के गड़बड़ा देते हैं। बताइए, रिपीट करिए, हम कर देते हैं। दोनों थैला लिख लिए, हाँ, एक बजट का थैला और एक राजकोषीय नीति का थैला, ठीक है, हो गया। इसके आगे लिखिए, राजकोषीय नीति का थैला सरकार के वास्तविकता को प्रदर्शित करता है, जिस वास्तविक आय और व्यय का ब्यौरा होता है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप लोगों को पूरा लिखवा दिए हैं, निश्चिंत रहिए। आय और व्यय का ब्यौरा होता है, वास्तविकता को दिखाता है कि सरकार का क्या आय हुआ, क्या व्यय हुआ। ठीक। अब देखिए, जैसे मेंस आप लोग लिखिएगा तो तुरंत 2 बैग नीचे बना दीजिएगा, एक बजट का और एक राजकोषीय नीति का, और वहीं पे तुरंत लिख दीजिएगा बगल में दिखाने वाला थैला, समझाने वाला थैला, ऐसे लिख दीजिएगा। और देखने वाला इंप्रेसिव हो जाएगा, अरे क्या लिखा है लड़के ने, तुरंत नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, वास्तविकता का थैला होता है, और दूसरा बजट का थैला दिखाने के लिए होता है, जिसमें बजट घाटा 0 बताया जाता है। ठीक, हो गया। राजकोषीय नीति भी यही निपटा दी है। टाइम है अपने पास, टाइम है ना अपने पास। आप लोगों को जितना लेट से आए हम उसके आगे लेके जाएंगे, घबराइए मत, कोई कंजूसी नहीं करेंगे, ज़्यादा पढ़ा देंगे कम नहीं। ठीक, हो गया। ये राजकोषीय नीति लगभग क्लियर हो गया है।
ऑब्जेक्टिव में कैसे राजकोषीय नीति से क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा सरकार की नीति एक साल में एक बार बनता है, 4 नीतियां दे देगा जिसमें राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति सब दे देगा, तो उसमें क्या उत्तर होगा? ठीक है, बजट नीति का हिस्सा नहीं है। बजट क्या है? एक ऐसा ब्यौरा है जो आय और व्यय सारा बताया जाता है, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि हम ये नीति तय करेंगे, बजट में ये सब नहीं बताया। बजट में क्या बताया जाता है? बस एक ये होता है विवरण है, हमने क्या कहा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी क्या करते हैं हम लोग इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण देते हैं, एक साल में कितना आया है कितना गया ये सब बताते हैं। लेकिन हम इस सब के लेने और देने का, जैसे टैक्स बढ़ाने का तय करना है, हम किस नीति से तय करेंगे? किस नीति से तय करेंगे? फिस्कल पॉलिसी से। या हम किसी बिहेवियर में बदलाव करने वाले हैं, टैक्सेशन के बिहेवियर में जीएसटी लाया गया होगा तो किस में बदलाव किया गया होगा? जीएसटी लाया गया होगा तो बजट में ऐड किया गया होगा या राजकोषीय नीति में बताया गया होगा? कहाँ बताया गया होगा? राजकोषीय नीति में। ध्यान रखिएगा, बजट ब्यौरा देता है, विवरण देता है, लेकिन नीति कौन तय करता है? राजकोषीय नीति। अच्छा ये बताइए, यहीं पे मौद्रिक नीति और ट्रेड पॉलिसी को पढ़ लिया जाए या उसको अलग पढ़ेंगे? इसी में यहीं में पढ़ाएंगे। ट्रेड में तो आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसमें बहुत पॉइंट लिखवा देते हैं, 2-2 पॉइंट। ठीक, नोट्स पहले, मतलब हमारा नोट्स जो बुक्स है वो जो मैंने बनाया हुआ है वो तो इंस्टीट्यूट से कह देते हैं, मिल जाएगा आप लोगों को, छप कर नहीं आया होगा। और देखिए नोट्स में आप ये कि एकदम लाइन से जैसे है उस तरह पढ़ाएं नहीं, हमको अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए, हम जैसे समझा के पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाने दीजिए। नोट्स में जो दिया रहेगा आपको वहाँ से क्या करना है, जाके पढ़ लेना है, देख लेना है ना, लेकिन हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ाने दीजिए। फिस्कल डेफिसिट हो गया, बजट घाटा चल गए, फिस्कल घाटा चलेगा। अब इसके बाद हम लोग बजट की कुछ टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। बजट के टर्मिनोलॉजी में क्या क्या होता है, हमने ये बता दिया था किस तरह प्रोसेस होता है, कैसे पेश किया जाता है, बजट में क्या क्या होता है, सब कुछ बता दिए। कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे जेंडर बजट है, अब लिख लीजिएगा ऊपर एक लाइन देखिए, बजट टर्मिनोलॉजी। वैसे ये सारे ये जो मैं बताऊंगा बजट टर्मिनोलॉजी में, ये सब 2-2 लाइन का है, ये सब आपके प्री में आएगा, मेंस के लिए कोई इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे। बजट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ही लिखिए, शब्दावली लिख सकते हैं लेकिन शब्दावली थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी वाला नहीं लग रहा है, टर्मिनोलॉजी भी चलेगा, ये सब प्री के लिए है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जीरो बेस्ड बजट जानते हैं आप लोग? पहला लाइन जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजट सब बता देंगे इसमें। जीरो बेस्ड बजट, बेस्ड बजट, जीरो आधारित बजट, हिंदी वाले लोग जीरो आधारित बजट, 4-5 पॉइंट है, इसको बस जीरो आधारित बजट इसको बोलते हैं, जीरो आधारित बजट। 4-5 पॉइंट पढ़ लेंगे इसके बारे में, बस प्री का ये पॉइंट है, मेंस में, मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री आपको देना है, उससे पूछा जा सकता है। जीरो आधारित बजट हो गया। चलिए जीरो आधारित बजट के बारे में हमने थोड़ा बहुत कल बताया था। जीरो आधारित बजट क्या होता है जानते हैं? जैसे आपने 1 जनवरी को काम किया और ये 31 दिसंबर को जब जाइएगा तो 31 दिसंबर के बीच तक के जितना काम है उसको काउंट करेंगे और अगले साल 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, ये जीरो। अब आप नए काम को स्टार्ट करिए। इस बजट का मतलब ये था, लेकिन सरकार क्या करती है अपने बजट में, पिछले साल को, 3 साल के, 4 साल के सारे डेटा को अभी भी दिखाती है, आप ध्यान देंगे तो सरकार जब मुख्य वित्त मंत्री जी भाषण देने उठती होंगी, पिछले साल हमने किसानों को 2000 करोड़ रुपए देने दिया है, जिससे किसानों में ये नफा नुकसान ये फायदे हुए हैं। ये बजट कहता है देखो नौटंकी मत करो, तुमने 1 जनवरी को घोषणा किया था ना, 1 दिसंबर को काम खत्म हो गया ना, अब इसके आगे इसका नाम मत लेना, लोगे तो गड़बड़ माना जाएगा, इसको एकदम जीरो माना जाएगा, हम सुनेंगे ही नहीं, प्रक्रिया से बाहर कर देंगे तुम्हारी आवाज को। इसलिए ये जीरो बेस्ड बजट पॉलिसी को लगभग नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 के बाद, मतलब इसकी चहल पहल देखी गई थी जो अमेरिका उस वक्त फॉलो करता था, लेकिन बीपी सिंह जी ने भी इसको बहुत खूब मतलब अपने प्रयासों से प्रयास किया था कि इसको पेश कर दें, इसको पास करा दें, लेकिन इनके पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों ने कहा कि भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, हम निर्वाचन जब आयोग के तरफ से ये देंगे कि हम जुमलाबाजी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हम तो एक बार काम करते हैं, 1 नल बनवाते हैं, 4 बार चिल्लाते हैं, कौन बनवाए तो हम बनवाए, हम बनवाए, हम बनवाए, ये तो सारा मामले गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जीरो बेस्ड बजट को पास ही नहीं होने दिया गया, मतलब उस ट्रेडिशन से बाहर कर दिया गया। ठीक, तो जीरो बेस्ड बजट के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। जीरो आधारित बजट, हिंदी वाले लोग लिखें पहले, जीरो आधारित बजट, यह बजट काम के दृष्टि से तैयार किया जाता है।
काम के दृष्टि से तैयार किया जाता है। एक साल एक साल के किए हुए कार्य, एक साल के किए हुए कार्य अगले साल के प्रारंभ दिन को जीरो मान लिया जाता है। अगले साल के प्रारंभ दिन को जीरो मान लिया जाता है। अगले साल के प्रारंभ दिन या पहले दिन जीरो मान लिया जाता है। वही ये वाला पॉलिसी समझ गए ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फिर अगले साल 1 जनवरी को क्या हो गया, उनका काम जीरो। अब इस साल जो आप काम करिएगा वही ऐड होगा, पिछले साल वाला नहीं ऐड होगा। इसी को कहते हैं जीरो आधारित बजट। इसको क्या कहते हैं, जीरो आधारित बजट। 1990 के दशक में, अगला पॉइंट लिखिएगा, 1990 के दशक में भारत में इस नीति को अपनाने का प्रयास किया गया। 1990 के दशक में भारत में इस नीति को अपनाने का प्रयास किया गया। प्रयास किया गया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सफल नहीं रहा, सफल नहीं रहा। कभी भी किसी मंत्री, किसी नेता का नाम मेंशन करके निगेटिव नहीं होना है। आपको बस ये लिख देना है कि 1990 के दशक में प्रयास किया गया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको बचने का बहुत आसान तरीका है। ना तो सामने वाला चेक करेगा तो ना तो आपके प्रति निगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, लड़का जानता है, बस नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए हिंदी इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे। अ मेथड ऑफ बजटिंग, a method of budgeting in which all expenses must be justified for each new period, यानी आप हर नए साल में, नए पीरियड में किस चीज से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, फिर अंतिम दिन वो काम खल्लास, अगले साल फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि हो गया, ये नहीं कि आप 1 साल काम किए हैं, बार बार कह रहे हैं किसान निधि योजना, किसान निधि योजना, ये सब ड्रामा हो जाता बंद। तो अभी जो हो रहा था ये सब में मामला गड़बड़ हो जाता। अच्छा, इसका एक पेच और फंसता, जानते हैं क्या? अब ध्यान से देखिए, हमारा जो उस वक्त पॉलिसी काम कर रहा था 1990 के दशक में, कौन सी पॉलिसी काम कर रहा था योजना के लिए? योजना आयोग कौन सी पॉलिसी बना रहा था? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। हम 5 साल में न तैयार करते थे अपने पॉलिसीज को, तो इस बिहाफ से भी इसको तो वैसे फंसना ही था। इस पॉलिसी को पेश होने के बाद ये फंस जाता, लेकिन फिर भी प्रयास किया था 1990 के दशक के सभी प्रधानमंत्रियों ने, वित्त मंत्रियों ने प्रयास किया था। लेकिन हम उस वक्त कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे? पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना को आपको लगता है पंचवर्षीय योजना जो है वो 5 साल में जब आप खुद डिसाइड कर रहे हैं तो 1 साल में कैसे डेटा दे दीजिएगा? दे दीजिएगा डेटा? नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो पॉलिसी आगे आगे फंस जाता। लेकिन फिर भी प्रयास किया गया था, है ना। अच्छा, योजना आप लोग को नहीं ना पढ़ाए हैं, प्लानिंग नहीं पढ़ाए, प्लानिंग भी पढ़ लेंगे कुछ दिन में। जल्दी हो गया जीरो बेस्ड बजट। इंग्लिश वाले लोग लिख लिए? ठीक, इंग्लिश वाले लोग आप पूरा, आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। जीरो से स्टार्ट करना, खत्म करना बस। अगला एक पॉइंट लिखिए, जेंडर बजट, जो आप बोले थे जेंडर बजट। जेंडर बजट क्या होता है? जेंडर बजट हो गया। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे पहले, हिंदी वाले लोग। जेंडर बजट सबसे पहले, जेंडर बजट सबसे पहले पश्चिम के विकसित देशों ने प्रारंभ किया। पश्चिम के विकसित देशों ने प्रारंभ किया। बताइए कौन सा ऐसा देश था जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट? हाँ, अच्छा चलिए लिख लीजिए। पश्चिम के देशों ने प्रारंभ किया। चलिए लिख लीजिए भाई, पश्चिम के देशों ने प्रारंभ किया। हो गया। अब रुकिए, एक पॉइंट बताइए, कौन सा ऐसा देश है, एकदम बहुआ क्वेश्चन है,
गलती नहीं करना है आप लोगों को। कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार दिया? बताइए। एकदम आसान है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5-6 में। बताइए। हैप्पी इंडेक्स में बहुत आगे रहता है। फिनलैंड नहीं, हाँ पकड़ लिए, आसपास है, उसी के आसपास का देश है एक ना, स्विट्जरलैंड। सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, इसीलिए हैप्पी इंडेक्स में अच्छा आगे रहता है। और अंबेडकर भी इस बात को कहते हैं कि यदि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए समाज में तो समाज, अब देखिए कुछ तो एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हटा के तो समाज जो है वो खुशहाल रहता है, ये अंबेडकर कहते हैं। अंबेडकर का एक स्टेटमेंट आपको बताएंगे, उनके मरने से पहले का एक स्टेटमेंट आपको बताएंगे महिलाओं के प्रति, देखिएगा कितने पॉजिटिव होकर कह रहे हैं, बताएंगे। इसीलिए जेंडर बजट बेसिकली किसके लिए प्रारंभ किया गया था? ज़्यादातर प्रमोट करने के लिए, महिलाओं के लिए। आपको एक बात बताए थे, आप ध्यान दीजिएगा, बजट जब पढ़ाए थे बजट को कब मर्ज कर दिया गया? 2017-18 में बताया था मैंने। बजट को कब मर्ज कर दिया गया? आम बजट और रेल बजट। विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे लिखवाया है। कहाँ दिमाग रहता है, पढ़ते पढ़ते नहीं, नोट्स में जाकर रिपीट नहीं करते हैं आप लोग। लिखवाया है मैंने, एकदम लिखवाया है। विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017-18 में आम बजट और रेल बजट को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। देखिए आप, बजट वाले ऊपर लाइन में जरूर लिखवाया है मैंने, हो ही नहीं सकता नहीं लिखवाया हूं मैं। लिखवाया है, कॉपी पलट के चेक करिए जल्दी, एकदम लिखवाया है मैंने। सवाल है, मैं नीचे टीचर वाले बैच में लिखवा देता हूं, आप लोग तो खैर स्टैंडर्ड आदमी, आप लोगों को कैसे नहीं लिखवाएंगे? अरे सही में, हाँ अलग किए, दोनों ने लिखवाए हैं। ओ चलिए बता देते हैं, एक स्टोरी बता देते हैं। सॉरी, हमें ये अब हो सकता है कि या तो टाइम खत्म हो रहा होगा इसलिए छूट गया होगा, अगले दिन भूल गए होंगे। सुनिए तो हुआ क्या, ध्यान से सुनिए, जेंडर बजट पे एक स्टोरी बता देते हैं, आपको याद हो जाएगा। जानते हैं 2017-18 में बजट दो तरीके से 2017 तक 1924 में लिखवा देंगे। पहले सुन लीजिए, 1924 में एक एकवर्थ समिति, 1921 में बना एक समिति जिसका नाम था एकवर्थ समिति। तो उसको जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ये दिया कि तुम ये तय करो कि बजट इस तरीके से पेश किया जाए कि रेल को फायदा कैसे हो। उसका मतलब ये था कि तुम इस तरीके से बताओ कि कैसे हम लोग पॉलिश मार के आम जनता को दिखा पाए कि हम रेल को फायदे में ले जा रहे हैं। और हम कौन लाया है रेल को जी? अंग्रेज लाए हैं। आप लोग हमें क्या समझते आके, मतलब जनता के सामने बताता सब, आप लोग क्या समझते हैं कि हम लोग लूटने वाले हैं? देखिए हम आपके लिए 1853 में रेल लेके आए और आज देखिए 1921 के बाद की इतना मुनाफे में है। और इस मुनाफा कहाँ जा रहा है? आपके देश में लग रहा है, भारत में लग रहा है। हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं भाई। एकवर्थ समिति को यही काम सौंपा गया था। एकवर्थ समिति ने बहुत काम किया। 1924 में जाके एक रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट दिया और उसने कहा कि ऐसा करते हैं, हम बजट को दो भाग में कर देते हैं। क्या करेंगे? रेल बजट और आम बजट। बजट एक ही को पेश होता था और रेल बजट में हम अपना पॉलिसिंग कर देंगे कि देखो देखो देखो, रेल कौन लेके आए हैं? अंग्रेज लेके आए, और देखो इससे इतना फायदा हो रहा है। आप लोग समझते हैं कि हम चोर हैं, डकैत हैं, लूटने वाले हैं, क्योंकि उधर दादा भाई नौरोजी तो चढ़े थे इन पे। दादा भाई नौरोजी उस वक्त पहले ही कह चुके थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, बहुत सब नौटंकी, ये सब चोट्टा है, नौटंकी करता है खाली, सारा लूट के लेके जाता है, ये कह दादा भाई नौरोजी। और जनता कुछ कन्विंस भी हो रही थी, पढ़े लिखे लोग भी थे उस वक्त। 1920 के बाद सदी में देखिएगा बहुत पढ़े लिखे लोग रहे हैं, चाहे वो अंबेडकर को उठा लीजिए, चाहे नेहरू को उठा लीजिए, चाहे गांधी आ गए थे, और गांधी भी बैरिस्टर आदमी, वो पढ़े लिखे आदमी, सारा पढ़े लिखा आदमी। CR दास पढ़े लिखे व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस पढ़े लिखे व्यक्ति, एक से अरविंदो घोष खुद इकोनॉमिस्ट आदमी। अंग्रेजों को लग गया था ये सब जीने नहीं देगा हमको, कुछ तो नौटंकी करना पड़ेगा। एकवर्थ समिति को रिपोर्ट दिया गया, 1924 में सौंपा। ऐसा करते हैं आम बजट और रेल बजट को अलग कर देंगे, तो रेल बजट को पता चल जाएगा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, लोगों को पॉलिसिंग भी कर देंगे और कितना इसमें से हमको निकाल के ले जाना है, कहाँ? ब्रिटेन, ये भी पता चल जाएगा। तो 1924 में आम बजट रेल बजट को अलग कर दिया गया। परंपरा है, ये परंपरा अभी तक चल रहा था 2017 तक। 17 में ये बंद किया गया। तो हुआ क्या 2017 में? जानते हैं क्या हुआ? कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण मोदी जी को तो लगा भाई कि 2019 में हम कमबैक मारना है, तो ऐसा कन्विंस करना है कि मामला हर धारा पे हमारी पकड़ बनी रहे। तो 2017 के आसपास इन्होंने देखा कि कृषि एग्रीकल्चर से लोग इनसे नाराज होने लग गए, किसान लोग। देखे किसान आंदोलन भी आगे हुआ, तब इनको भनक मिल गया, कहीं से पता चला कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई यदि आप रेल के लिए अलग बजट निकाल सकते हैं तो इस देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कौन रहा है? किसान। तो क्या आप किसानों के लिए अलग नहीं निकाल सकते हैं? किसान बजट बनाइए। जैसे मोदी जी को ये पता चला, मोदी जी ने बुलाया विवेक देवराय को। विवेक देवराय अच्छे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा क्या किया जाए, उपाय बताइए ना कुछ, किस तरीके से इन लोगों को मनाया जाए। उन्होंने कहा कि सुनिए,
अब हम लोग तो चलिए रहे हैं देश में, वन देश वन इलेक्शन, वन देश वन राशन, इसी पे काम कर रहे हैं हम लोग। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको भी बजट को भी ला देते हैं, वन देश वन इलेक्शन, नहीं तो आगे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी किसान कह रहे हैं ना, किसान बजट अलग पेश करो, कुछ दिन बाद महिलाएं कहेंगी महिलाएं वुमेन बजट अलग पेश करो, कुछ दिन बाद SC ST कहेगा ST ST बजट अलग पेश करो, हो जाएगा ड्रामा सरकार का, ऐसा तैसा हो जाएगा। आप तुरंत एक काम करिए, अगले बजट में एक्शन लीजिए और एक समिति हम बना देते हैं, विवेक देवराय समिति, और सिफारिश दे देते हैं, क्योंकि हमारा देश एक है तो हमारा बजट भी कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। इन सभी बातों को कहते हुए एक समिति की सिफारिश बना देते हैं। आप तुरंत 2017 में आम बजट और रेल बजट को मर्ज करके एक बजट कर दीजिए। किसने कहा? विवेक देवराय समिति ने। बहुत चालाकी से किया गया। ये मत समझिए कि बजट की रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट क्या था? सरकार को क्या डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले किसान बजट के लिए मांग हो, कुछ दिन बाद वुमेन बजट के लिए मांग हो, कुछ दिन के बाद कौन से बजट के लिए मांग हो? SC ST बजट के लिए मांग हो। इसलिए ऐसा करते हैं, हम एक ही पॉलिसी मार देंगे, वन बजट वन कंट्री, बच जाएंगे हम। इसीलिए 2017 में क्या किया गया? 2017 के बजट में विवेक देवराय समिति के आधार पर आम बजट और रेल बजट को मर्ज कर दिया गया। बात समझ गए? अब इन तीनों चारों पॉइंट्स को पहले लिख लीजिए, तो छूट गया था, लिखिए पहले। पहले 1924 की लिखिए, एकवर्त समिति पॉइंट दीजिएगा। 1921 में एकवर्त समिति को आप लोगों को छोड़वाए हैं क्या इंग्लिश में? कुछ सब कंटिन्यू चल रहा है ना? चलिए ठीक है, आप लोग इसको तो कर ही लीजिएगा, ट्रांसलेट आसान है, ऐसे बोल देंगे। पहले हिंदी वाले लोग लिख लीजिए 4-5 लाइन। 1921 में 1921 में भाग जाता है सब टेक्निकल। 1921 में एक समिति का गठन हुआ, एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम एकवर्त समिति है। एकवर्त समिति लिख दें। In 1924, a commission will established, that is एकवर्त कमिटी, लिख लेंगे। एकवर्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, एकवर्त समिति। अरे बना था, अभी एस्टेब्लिश्ड हुआ, स्थापित हुआ। ये रिपोर्ट सौंपेगा 1924 में। लिखते रहिए, क्यों घबरा जाते हैं। एक वर्थ कमिटी, अभी हम लिखवा ही रहे हैं, तब तक आप चलिए, हो गया। 1921 में इसको बनाया गया था। आफ्टर 3 years, यानी 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, यानी 1924 में इसने अपना रिपोर्ट सौंपा। इसने अपना रिपोर्ट सौंपा। आफ्टर 3 years, एकवर्त कमिटी रिप्रेजेंटेड लिख दीजिएगा, 3 पहले का बात है। रिप्रेजेंटेड रिपोर्ट्स, क्या हो गया? छूट रहा है क्या आप लोगों का? नहीं, छूट नहीं रहा है ना। चलिए, हिंदी वाले लोग लिख लिए, 3 साल के बाद रिपोर्ट सौंपा। एंड देन गवर्नमेंट डिसाइडेड about budget, divided 2 part। हिंदी वाले लोग रुक जाएंगे। डिवाइडेड 2 parts। वन इज जनरल बजट, जिसको आप लोग यूनियन बजट कहते हैं, और दूसरा सेकंड क्या था? रेल बजट। ठीक हो गया। अब हिंदी वाले लोग लिखेंगे। समिति, एकवर्त समिति के सिफारिश के आधार पर, एकवर्त समिति के सिफारिश के आधार पर, एकवर्त समिति के सिफारिश के आधार पर सरकार ने बजट को 2 हिस्से में बांट दिया। आम बजट और रेल बजट। क्या लिख लिए? आम बजट और रेल बजट। ये जो हम राइटिंग लिखवा रहे हैं, ये मेंस के पर्पस से भी लिखवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मेंस में आप लोग को हेल्पफुल होगा जो लिखवा रहे हैं, इस हिसाब से। यदि आप पुटअप करना चाहते हैं मेंस में उठा के, तो एज इट इज पुटअप कर दीजिएगा। कुछ कंटेंट आया जैसे रेल बजट के रिगार्डिंग, कि रेल बजट
के बारे में कुछ बताइए। तो रेल बजट के बारे में जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तो यहाँ से 2-3 लाइन उठा के सीधे डाल दीजिएगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस तरह लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री मॉड्यूल नहीं लिखवा रहे हैं कि पॉइंट दे दे के एक लाइन, आप देख रहे होंगे हम सीधे 4-5 लाइन लिखवा दे रहे हैं ना, तो उठा के आप वहाँ पुटअप कर सकते हैं। आम बजट और रेल बजट हो गया। अब लिखिए, पहले हिंदी वाले लोग लिखेंगे फिर इंग्लिश वाले। 2017 में विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर, विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर मोदी सरकार ने हाँ हाँ बाई नेम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो अच्छा काम किया है ना। मोदी सरकार ने बजट को आम बजट और रेल बजट दोनों को, बजट को आम बजट और रेल बजट दोनों को जोड़कर एक यूनियन बजट बना दिया। हाँ, यूनियन बजट। क्या अब बजट आपका पेश होता है उसमें क्या लिखा रहता है? यूनियन बजट। यानी अपना देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा कैसा देश है? 2017 में, हाँ 2017 में लिख लीजिए। सिफारिश ये पहले ही से आ रहा था, 2016 से ही मतलब प्लानिंग थी, 2017 में जोड़ा गया, बट सिफारिश विवेक देवराय समिति। आपको याद है 2015 में क्या बना था? जीएसटी। आपको याद है जीएसटी आया था? नीति आयोग कब बना? 2015 में। जीएसटी नहीं, 2015 में क्या बना? नीति आयोग। और नीति आयोग को बनाने में मुख्य मेंबर जानते हैं कौन थे? आर्थिक सलाहकार, यही विवेक देवराय थे। सारा अभी भी मोदी जी के खास हाथ हैं आर्थिक सलाहकार में, ये और संजीव सान्याल का बुक भी आता है, वो तो खैर सलाहकार ही हैं और लीगल मतलब आधिकारिक रूप से सलाहकार हैं ये। और विवेक देवराय भी मेंबर बने रहे, लगातार नीति आयोग के मेंबर बने रहे विवेक देवराय, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं विवेक देवराय साहब। और क्या लिखवाया था मैंने? हो गया 2017 में जोड़ दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, एक और पॉइंट लिखिए मेंस के पर्पज से। एक देश एक बजट की नीति को, एक देश और एक बजट की नीति को अपनाते हुए एक देश एक बजट, एक देश एक राशन, सुने नहीं आप लोग? इस नीति को अपनाते हुए इस प्रकरण को अंजाम दिया गया। इससे तारीफ हो जाएगा सरकार का। हाँ, यही करना होता है, आप लेते सब कुछ बोल दीजिए, तारीफ कर दीजिए लास्ट में सरकार का, फिर सब मामला जो है मैनेज हो जाता है। मेंस में यही राइटिंग ऐसा ही करना है आप लोगों को। ये इमोशनल नहीं होना है कि एकदम कोई बुरा है तो एकदम उसके बारे में खराब लिख रहे हैं, नहीं। कितनों खराब आदमी उसकी अच्छाई को लिखिए, पॉजिटिव अप्रोच करिए, आपका मेंस ए बन जाएगा, लिख के रखिए, ठीक है। अब इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे, सॉरी, इस प्रकरण को अंजाम दिया गया, हो गया। हिंदी वाले लिख लिए आप लोग? अच्छा, अभी व्हाइट पेपर पे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। व्हाइट पेपर पे ही लिखा करिए आप लोग, सबसे रिक्वेस्ट है, वो बेहतर है। आप हमारा नोट्स देखिएगा सारा व्हाइट पेपर पे। हम सेंचुरी का वो डब्बा खरीदते थे और उसी पे लिखते थे, उसके पेजेस पे लिखते थे, है ना। वो भी हम खरीद के जानते हैं कहाँ से लाते थे? सस्ता मार्केट से। दिल्ली में एक बाजार लगता है रोड पे, नई सड़क, वहाँ से लेके आते थे वो डब्बा। जैसे बाजार में मिलता था 100 रुपये 120 रुपये का, तो वहाँ मिल जाएगा 95 रुपये का। हाँ, क्या 100 रुपये का ली थी? कब? 1 साल पहले ना। हाँ, तो हम और पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, और जानते हैं बुक्स जो मिलते हैं, किताब, एक एंड्रयू हुड का आता है द ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसका प्राइस है, अमेरिकन पब्लिकेशन है। तो हमको, मेरा IR रहा है, तो रिसर्च पेपर हम लिख रहे थे, तो भाई 9,500 का बुक, और हमको ना पैसा खर्चा करने में एज ए मतलब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हमको बड़ा मोह लगता है। आप हमसे पैसा जल्दी नहीं खर्चा करवा सकते, हम बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। हम जूता लेने जाते हैं तो देखते हैं कौन सा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी का। ऑस्ट्रेलिया कंपनी का शूज़ का ये फायदा होता है, सस्ता भी होता है, बढ़िया भी होता है। ये तो गिफ्टेड शूज़ है, ये सब पहनते नहीं। तो अपने से खरीदेंगे तो पक्का ऑस्ट्रेलियन कंपनी का शूज़ खरीदेंगे। उसका फायदा ये होता है, सस्ता भी होगा और मजबूत भी होगा।
काफ़ी दिन तक चलेगा। हम इतने भाई हम रियली बता रहे हैं आप लोग। तो हम जानते थे नई सड़क पे जाकर हम पूरा खोजे थे 2 घंटा की बुक मिल जाए। एंड्रयू ह्यूट का द ग्लोबल पॉलिटिक्स आता है और उसी में से कंटेंट निकाल के लिखना था। लास्ट में मिल गया। नेगोशिएशन करते करते 9,500 के बुक को हम लेके आए 2,500 में। इतना नेगोशिएशन किए उससे, 4,500 बोला था 2,500 में लेके आए। ये हम क्यों बता रहे हैं, आप अपने जीवन में भी डाल लीजिए। जब तक विद्यार्थी हैं तब तक पैसा कम से कम खर्चा करिए, एकदम कम से कम खर्चा करिए, ठीक है। ये आपके जीवन में, लेकिन हाँ काम भी अपने स्टैंडर्ड होना चाहिए, पता ना चले दुनिया को। जूता खरीदने चाहिए ऑस्ट्रेलियन खरीदिए, स्टैंडर्ड भी ठीक है, पैसा भी कम है, ऐसा खरीदिए। कपड़ा खरीदना चाहिए, ध्यान रखिए शर्ट खरीद रहे हैं तो इंडियन ब्रांड ले लीजिए, टी शर्ट खरीद रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन ब्रांड ले लीजिए, सस्ता, क्वालिटी भी ठीक रहेगा, सस्ता भी रहेगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप 10 स्टूडेंट लाइफ को मैनेज करके आप दोनों काम हो जाएगा, फैशन भी मेंटेन, वो भी मेंटेन। चलिए इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे। इन 2017 गवर्नमेंट विल डिसाइडेड टू मर्ज्ड बजट लिख लिए, रेल एंड जनरल, आम बजट उसको पहले बोल देते, अब यूनियन बजट, रेल एंड जनरल, ऑन द बेसिस ऑफ लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ विवेक देवराय कमिटी, आगे और एक पॉइंट लिख लीजिए, दिस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड ऑन द बिहाफ ऑफ वन कंट्री वन बजट। चलिए बजट के बारे में हो गया ये सारा। अगला एक बजट और लिखिए, कौन कौन सा बजट मैंने लिखवाया था, जेंडर बजट हो गया था, जीरो बेस्ड बजट हो गया था, और अंतरिम बजट लिखिए, एक लाइन अंतरिम बजट, इसको सीखिए, ये सीखने वाला पॉइंट। जेंडर बजट में बस वही लिखना है, महिलाओं के लिए और महिलाओं के परिणाम नहीं लिखवाए हैं। जेंडर बजट अच्छा लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं ध्यान दिए। जेंडर बजट लिख लीजिए, बता दिया कीजिए आप लोग। चलिए जेंडर बजट हम आप लोग को आज ही पीडीएफ भेज देने वाले थे, हमको पता नहीं था कि आप लोग का आज क्लास लगने वाला है, नहीं तो जो बजट वाला सेक्शन है ना, इसका पीडीएफ कल हम तैयार किए, शाम को टाइप करवा के सारा तैयार किए थे आप लोगों को, लेकिन भेज देंगे पीडीएफ में। आप लोग थोड़ा फ़ोन पे पढ़ लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। फ़ोन तो सबके पास होगा, फ़ोन तो है ना, हाँ हमको पता है, फ़ोन आज के डेट में फ़ोन ना रहे, बताइए। चलिए आइए पहले जेंडर बजट लिख लीजिएगा, इसमें 2 लाइन लिखना है। जेंडर बजट जेंडर के आधार पर तैयार किया जाता है। क्या लाइन लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे बोलिए। हाँ वो तो ठीक है, वो तो प्रारंभ है, उसके बाद बताइए। वो तो हम उसके बारे में सिनॉप्सिस दिए थे। पश्चिम देशों से ही इसको प्रारंभ किया गया था ज़्यादातर। अब स्विट्जरलैंड बताए थे ना, तो स्विट्जरलैंड जैसे इनिशिएटिव लिया तो उसने बताया कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, किसको मोटिवेट करने के लिए काम कर रहे हैं, फीमेल्स को, इसलिए उसने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, इसीलिए हमने उसको लिखवाया था, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, वोट बजट में उनका एक हिस्सा दिया, स्विट्जरलैंड ने ये सब स्टार्ट किया। और अभी आप देखेंगे तो फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब हैप्पी इंडेक्स में इनका रैंक बहुत अच्छा होता है। हैप्पी इंडेक्स को उठा के देखिएगा ना, सबसे ऊपर रैंक में ये लोग आएंगे, क्योंकि इन्होंने किया क्या कि समाज को एक लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया। अभी भी हमारा समाज क्या है, कई तरह से मामलों से ग्रसित है, पुरुष, महिला, फलाना जाति, ठिमकाना जाति, मुस्लिम, हिंदू, डॉट, लेकिन आप वहाँ जाइएगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस चीज को उसने पहले ही ब्रेक कर दिया है। जनसंख्या, देखिए जनसंख्या तो ठीक है, अच्छा आप नहीं समझे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और जनसंख्या की बात कर रहे हैं, गलत बोल गए आप, गलती से मत बोलिएगा। इकोनॉमिक्स में जनसंख्या जो है आप वेपन्स है, आपके लिए हथियार है। सबसे बड़ा यूथ पूरे इंडिया में कहाँ है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, इंडिया में। और इंडिया का यूथ ही है जिसके कारण विदेशों की कंपनी, आपको पढ़ाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें देखेंगे कैसे एफडीआई, एफपीआई का एक बढ़ता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। क्यों, इसलिए नहीं बढ़ रहा है, आप एनसीईआरटी में जाके पढ़िएगा 6-7 में, तो लिखा रहता है कि विदेशी कंपनियां, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विदेशी कंपनियां भारत में आने के लिए क्यों लालायित हैं, इसके पीछे, अच्छा हैप्पी इंडेक्स, हाँ वो बात ठीक है। अभी बताइए विदेशी कंपनियां भारत में आने के लिए क्यों लालायित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है,
सस्ते लेबर मिल जाते हैं, हमारे पास यूथ है, सस्ते लेबर जहां मिलेगा वहां कंपनी जाएगी। उसको क्या मतलब है, कहीं सैलरी देगी 50,000 और कहीं 10,000 में मिल जाएगा तो कहाँ जाएगी वो, 10,000 वाले के पास। एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते रहिएगा थोड़ा बहुत, या तो ऐसा नहीं है कि बुक से ही पढ़ना है, फोन में पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, फोन से भी पढ़ते रहिएगा, बहुत फायदेमंद का चीज है। एनसीईआरटी को हल्के में ना लीजिए, ठीक। अभी हम लोग कहाँ थे, जेंडर बजट लिखिएगा। यह बजट जेंडर के आधार पर तैयार किया जाता है, विशेष तौर पर महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए इस बजट के प्रथा को प्रारंभ किया गया, बजट की प्रथा को प्रारंभ किया गया। हो गया, सॉरी दिखवा दिए हैं, अच्छा। महिलाओं को कहाँ है, आप लोग डिस्टर्ब मत करिए। महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, महिलाओं को जो है क्या करने के लिए, उत्साहित करने के लिए हमने इस बजट को बनाया था, प्रथा को प्रारंभ किया गया था। हो गया, चलिए अगला लिखेंगे इंग्लिश वाले लोग। जेंडर बजट decided on the basis of gender, decided on the basis of gender, गूगल कर रहे हैं क्या? पढ़ लीजिए, फोन रखिए, गूगल बाद में करिएगा, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। लिख लिए आप, अच्छा वाह, लिखिए, है ना। इट्स स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ फीमेल मोटिवेशन, फीमेल मोटिवेशन। हो गया जेंडर बजट। अब इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतरिम बजट। इसको इंग्लिश में एंट्रीम बोलते हैं, आप लोग समझे होंगे, हिंदी में अंतरिम लिखते हैं, अंतरिम बजट। कोई ऑनलाइन में हमसे कह भी रहा था, कौन है, स्नेहा पंडित सर, अंतरिम बजट पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ाएंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी, सारा अंतरिम बजट जो आपके काम का है वो सब बता दिए हैं। अंतरिम बजट, उसको एंट्रीम भी बोलते हैं, एंट्रीम। चलिए, अंतरिम बजट क्या होता है बताएंगे आप लोग, कुछ बताइए अपने से, कुछ दिमाग वाग लगाइए, क्या होता होगा। सब लोग, इतने लोग हैं, किसी को नहीं पता है? नहीं, आप तो मास्टर्स हैं भाई इकोनॉमिक्स से, बताइए आप, एंट्री बजट बताइए, कुछ बताइए। आसान तो है, शब्द से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछ रहे हैं, शब्द से जुड़ा हुआ है, समझ रहे होंगे। नहीं, चलिए हम ही बताते हैं। देखिए, जो देश का बजट पहला बना था ना, पेश आर.के. षणमुखम शेट्टी ने किया था, किस तिथि को किया था जानते हैं? नवंबर में किया था। आपको बताया था या नहीं मैंने? नवंबर में किया था। और बजट अपना बनता कब तक है बताइए? आप बजट, आप ट्रेडिशनली बजट कब बनाते हैं? फरवरी में, और उन्होंने किया था नवंबर में। तो ये बताइए, नवंबर और फरवरी के बीच के गैप कितना है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना है? मुश्किल से 3 से 4 मंथ, यही है। तो जब सरकार का अंतिम साल चल रहा होता है, जाने वाली होती है, यानी सरकार का यूनियन चुनाव हो रहा होता है, एमपी का चुनाव हो रहा होता है, और सरकार को पता होता है कि हम जा रहे हैं, तो अगला बार आएंगे या नहीं ये तो पता नहीं है उस सरकार को, कि पता है? मोदी जी थोड़ी है सबको भाई कि पता है कि हम आएंगे ही, ये बात तो है नहीं। तो वो सरकार जब तक का उसका सेशन होता था अगले साल तक का, तब तक के लिए बजट बनाती है, चाहे 3 महीना हो या 4 महीना हो। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अंतरिम बजट। क्या समझे हैं इसको या नहीं समझे हैं? समझे या नहीं समझे? मान लीजिए कि सरकार नवंबर में गिर गई, भारत सरकार नवंबर में इसका सेशन खत्म हो रहा है, तो ये कैसे इस सरकार डिसाइडेड कैसे करेगी भाई? जनवरी तक, फरवरी तक जो सरकार आने वाली है वो ना डिसाइड करेगी अपने टेन्योर में कि बजट क्या होगा। तो जब सरकार गिरने वाली होती है तो क्या बना के जाती है? अंतरिम बजट। अंतरिम बजट कुछ दिनों के लिए होता है। अंतरिम बजट ऐसा नहीं है पूरे 1 साल के लिए नहीं होता है। सरकार का टेन्योर जब खत्म हो रहा होता है, टेन्योर खत्म हो रहा होता है तो मात्र कुछ दिनों के लिए बनाती है, क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो बनाएगी। तो आने वाली सरकार बाकी दिनों के लिए बजट बनाती है। जो सरकार का सेशन जब तक है तभी तक उसका क्षेत्राधिकार है कि हम बजट बनाएंगे। अब सरकार का जब खत्म हो जाएगा, मान लीजिए ये सरकार 2000 कब तक की है? 24 तक है, ऐसे एग्जाम्पल समझिए। चुनाव कब होता है अपने यहाँ एमपी का? बताइए, 2024 तक है। कब होता है चुनाव?
सॉरी बोलिए लोग, यह नहीं याद है? अप्रैल मई में होगा श्योर? मान लीजिए कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले हो जाएगा, हम मान लेते हैं जून में हो जाए, हम मई जून में, जून मान लेते हैं, एक डेटा जून मान लेते हैं, जून में सरकार होगा, जुलाई में नई सरकार बन जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो ये जो सरकार होगी कब तक का बजट बनाएगी? मोदी सरकार कब से कब तक का बजट बनाएगी? इसके बाद जो नई सरकार आएगी वो बजट बनाएगी अगले साल के लिए। तो इस सरकार का बजट क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ये अंतरिम बजट। अंतरिम यानी सरकार जब जाने वाली होती है, जाने इन द सेंस हम ये नहीं कहेंगे मोदी जी चले जाएंगे, लेकिन टेन्योर के हिसाब से तो ये सरकार जा ही रही है, फिर बेशक बैक आ जाए, लेकिन संवैधानिक परंपराओं के हिसाब से तो प्रधानमंत्री देंगे रिजाइन, फिर दोबारा शपथ लेंगे ना संवैधानिक परंपराओं के हिसाब से। तो उस परंपरा में क्या होता है कि प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सरकार कितने दिन का बजट बनाती है? जब तक वो सरकार सत्ता में है तभी तक के लिए बजट बनाती है, बाकी अगला बजट जो सरकार आएगी वो बनाएगी। जीटो के अंतरिम बजट का मतलब समझ गए सभी लोग, या अभी भी डाउट है? समझ गए ना? चलिए लिख लेंगे। और पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया था भाई? आर.के. षणमुखम सेठी। जो षणमुखम सेठी जी ने पेश किया था वो कौन सा बजट था? अंतरिम, नवंबर में पेश हो रहा है ये एग्जाम्पल, तभी तो ये दिए थे। हाँ वही तो, 3 साल का गैप था, लेकिन परंपरा तो नहीं था, इसलिए उसको मान लिया जाता है क्या बिना डेट का हुआ। फरवरी में तो नहीं पेश किया गया, उसके पहले फरवरी में ही पेश किया जाता था। उसके 1947 के पहले हम आपको बताए थे, जेम्स विल्सन जब पेश किए थे उसके बाद जो बजट की परंपरा आ रही थी कब पेश होता था? 28 फरवरी को। क्यों 28 फरवरी को पेश होता था? क्योंकि, बात समझ गए? तो इस बजट को भी हम क्या मानते हैं? ये भी एक अंतरिम बजट था। इसको लंबा कर दिया गया अलग बात है, लेकिन ये कौन सा बजट था? अंतरिम बजट था, है ना? ये चांसलर करते थे, इकोनॉमिस्ट करते थे, ब्रिटेन के सांसद से ही डिसाइडेड होता था। अपने संसद में नहीं होता था भाई, अपने संसद में होने लगे कब? सुनिए, अपने संसद में होने लगे 1858 के बाद। उसके पहले कब होता था? 1858 के बाद नहीं, 1858 के बाद नहीं, 1910 1909 के बाद पार्लियामेंट सुधार है, 1909 1910 के बाद अपने संसद में पेश होने लग गया। 1909 1910 के बाद पेश होने लग गया। पहले तो एक चांसलर आता था, कंपनी का इकोनॉमिस्ट, वो तैयार कर देता था डेटा और लेके चला जाता था, मतलब बता दिया जाता था ये वो। जब आप पॉलिटी को पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट में भारतीय लोगों को बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? तो अभी आप पढ़िएगा पॉलिटी में तो सब समझ में आ जाएगा। तो हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? लक्ष्मीकांत खत्म कर दिए, ये बात नहीं पढ़े। कौन से एक्ट से? वैसे हम ये जो मेरा लाइव सेशन चलता है ना, टीचर वाले के लिए चल रहा है, उसमें हम करा चुके हैं ये क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत भारत के लोगों को बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया? 1919 का याद है? 19 सुनिए तो बात, 1919 में बहस का अधिकार दिया गया कि आप बजट के ऊपर बहस कर सकते हैं। 1919 के पहले बता दिया गया था कि आप इसके मेंबर बनेंगे, वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से बहस करने का जो अधिकार कब दिया गया? 1919 में। और 1935 में क्या दिया गया? सब आप केंद्र के बजट में चाहे तो स्टेट्स के लोग भी इंटरवीन कर सकते हैं, 1935 में ये कहा गया। लेकिन 1919 में कहा गया कि आप बहस कर सकते हैं, जैसे अभी बहस होता है। ये बहस की परंपरा आज से नहीं है, पहले से था, लेकिन पहले बहस कौन करता था? ब्रिटिश के संसद ही। क्लीमेंट एटली को याद होगा आपको। क्लीमेंट एटली कब आया था? साइमन कमीशन के साथ 1928 में। कनेक्ट करके सब्जेक्ट पढ़िए। वो कौन था? एक सांसद था जब साइमन कमीशन आया था। कब आया था साइमन कमीशन जी? 1928 में। उसके साथ साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया था ब्रिटिश का। कौन था वो? क्लीमेंट एटली, जो जाके जब अपना देश आजाद हो रहा था 1947 में, तब वो कहाँ बैठा था? प्रधानमंत्री बन चुका था। बात समझ गए? तो जब कहता है, वो अपना किताब लिखा है, उसमें लिखता है कि जब हम 1928 में भारत में गए तो मैंने भारतीयों को देखा कि भारतीयों का जो स्नेह है वो इनके साथ नहीं है, अंग्रेज के साथ नहीं है, इसीलिए हमने डिसाइड किया। उसने वादा कर लिया था अपने, वो जब चुनाव लड़ रहा था तो उसने प्रॉमिस कर लिया था कि भाई देखो हम जीतेंगे और तुम लोगों को क्या बना देंगे? तुम लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आजाद कर देंगे। क्लीमेंट एटली 1945 के बाद, इसीलिए इसमें जो था कि आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़ के, और हमारे आज़ादी मिलने के पीछे भी उसका भी एक जो था कि वो प्रॉमिस कर चुका था, तो उसका भी एक हाथ है। तो उस वक्त जो संसद हुआ करता था, जैसे अभी हम लोग बहस कर रहे हैं, हम लोगों के पैसे के ऊपर पे वो सब डिसाइड करता था कि कहाँ कितना दिया जाएगा, कहाँ कितना। रे बुर्बक, तुम ही बात बताओ कि पैसा हमारा है तो तुम कहाँ डिसाइड करेगा जी? इसी बात को तो विरोध करते थे गांधी
इसी बात का तो विरोध करते थे तिलक, इसी बात के लिए तो होम रूल स्टार्ट किया गया, इसी बात के लिए तो ये सारे आंदोलन हो रहे थे कि भाई बजट पे तुम डिसाइड करोगे, उसके बाद तुम कह रहे हो कि कानून बना रहे हैं तो उसमें तुम साइमन कमीशन भेजे तो 8 को उसमें सारा मेंबर कहाँ के भेज दिए, अंग्रेज भेज दिए, तो सारा ड्रामा ही इसीलिए हो रहा था। अब सोचिए बजट जैसा मुख्य काम पे किसका अधिकार होना चाहिए भाई? भारतीयों का होना चाहिए ना, पैसा हमारा है, हम कमाए हैं, हम मेहनत किए हैं, हमारे लोग कमाए हैं, और इसको कौन हैंडल कर रहा था? ब्रिटिश। इसी बात को लेके होम रूल भी हुआ, तो होम रूल के पीछे और कुछ कारण थोड़ी था। होम रूल जो 1916 में स्टार्ट हुआ था, एक रेडमंड करके व्यक्ति हुआ करते थे आयरलैंड के, और आयरिश थी एनी बेसेंट, उन्होंने अपने बुक में इस शब्द को स्टार्ट किया था होम रूल। होम रूल शब्द भारतीय नहीं है, जानते हैं आप लोग? होम रूल कहाँ का शब्द है? आयरिश वर्ड है। तो उससे उसका मतलब होता था स्वशासन। होम रूल का मतलब आयरलैंड में क्या होता है? स्वशासन। तो उन्होंने कहा भाई स्वशासन का मतलब ये है कि देश हमारा है तो शासन कौन करेगा? हम करेंगे, इसीलिए होम रूल के इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। बोलिए कुछ कह रहे हैं? कुछ और मिला क्या आपके यहाँ, आपके लक्ष्मीकांत में? बताइए। लक्ष्मीकांत को ऐसे मत पढ़िए, लक्ष्मीकांत को पढ़ने से पहले जानते हैं क्या करिए, एक बार बेसिक टर्म्स को सारा देख लीजिए, तब लक्ष्मीकांत को पढ़िएगा, तब मजा आएगा। तो लक्ष्मीकांत में बहुत ज्यादा दे दिया है, उसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा आपको। ठीक, हम क्या कह रहे थे आपसे? ये सारा इनिशिएटिव बजट को लेकर पहले कौन तैयार करता था? लगभग किसके हाथ में होता था? ब्रिटिश के हाथ में। अब हम लोग 1947 के बाद जब हमने पहला बार बजट पेश किया तो भारतीय खुश हुए कि अब कौन बजट पेश कर रहा है भाई? भारतीय व्यक्ति कर रहा है, आर.के. षणमुखम शेट्टी कर रहे हैं। तब इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये अंतरिम बजट ही है, इसको हम लोग अंतरिम बजट के रूप में मानते हैं। पहला अंतरिम बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया, माना जाता है क्योंकि नवंबर में पेश हुआ, फरवरी में तो हुआ नहीं, हमने उनके ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया ना। यहाँ से स्टार्ट होता है परंपरा, और ये आज तक परंपरा चलता रहता है कि जब सरकार जाने वाली होती है तो कौन सी बजट सिर्फ पेश करती है? अंतरिम बजट। क्योंकि जयप्रकाश नारायण कहते थे कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, भारत फुल डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, मतलब पूर्ण लोकतांत्रिक देश है। हम लोग विश्व में लोकतंत्र के मायने में सिर्फ अकेले नहीं है, लोकतंत्र हम ही नहीं है, लेकिन हमारा खास लोकतंत्र है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है? फुल डेमोक्रेसी है, हम पूर्ण लोकतंत्र हैं। जब हम योजना पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। सर्वोदय प्लान के बारे में बात करते हुए जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ये देश किसका है? सिर्फ अमीरों का नहीं है, ये देश किसी एक वर्ग का नहीं है, ये देश गरीबों का ही, गरीबों का भी है, मुस्लिमों का भी है, ये अमीरों का भी है, सबका है। इसलिए सर्वोदय प्लान लाया जाए, सबका उदय हो। किसी एक व्यक्ति का उदय की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी प्लान बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि सबका उदय, सर्वोदय हो, सभी वर्ग का उदय हो। इसलिए कौन बात? जयप्रकाश नारायण इसके बारे में जब प्लान पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे। पंचवर्षीय योजना और प्लान से हमेशा एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और आता है, तो पूरा प्लान पढ़ाएंगे अच्छे से तो बताएंगे वहां पे। खैर, अंतरिम बजट का मतलब लिख लेंगे 2-4 लाइन, अंतरिम बजट लिख लेंगे 2-4। वैसे समझ तो गए ना सभी लोग अंतरिम बजट क्या होता है? सभी लोग समझ गए हैं? चलिए, अच्छा, जिनका डाउट था वो समझ गए या नहीं? सैमसंग का बहुत बढ़िया। चलिए आइए, माउस को यहां ला देना चाहिए। क्लास नीचे, क्लास ऑफ हो गया क्या? दुबे सर क्लास ले रहे हैं? ठीक, चलिए। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट अल्पकाल का बजट होता है, अल्पकाल का बजट होता है। लिखिए, अंतिम बजट इज द बजट ऑफ मिनिमम पीरियड, मिनिमम पीरियड अल्पकाल का बजट होता है। जब सरकार अर्थात सत्ताधारी पार्टी सत्ता से बाहर जाने वाली होती है, सत्ता से बाहर जाने वाली होती है एवं नए सरकार बनने की उहापोह, अरे मतलब ये आशाएं, उहापोह मत लिखिए, आशाएं, उहापोह अच्छा हिंदी वर्ड है इसलिए हम लिखवा रहे थे। आशाएं बनी रहती हैं, लिख लीजिए ना, आशाएं बनी रहती हैं, आशाएं बनी रहती हैं, बनी रहती हैं। अच्छा, आपको कम समझ में आता है, समझिए आप इंजीनियर आदमी हैं। आशाएं बनी रहती हैं, तब इस बजट को पेश किया जाता है। सत्ता से बाहर जानी होती है और नई सरकार बनने की आशाएं होती हैं, नई सरकार बनने की आशाएं होती हैं।
हो गया। तब इस बजट को पेश किया जाता है, तब इस बजट को पेश किया जाता है। हिंदी इंग्लिश वाले लोग लिख लिए मिनिमम पीरियड ऑफ द बजट। हाँ, व्हेन election period is going on in country, is going on in country। लिख लिए क्या आप लोग? आप लिख लिए हैं क्या? नहीं लिखिए। when election period is going on in country and upcoming a new government, नई सरकार आने वाली होती है, इलेक्शन का समय चल रहा होता है, उस वक्त चलने वाला होता है, उस वक्त क्या कौन सा बजट आता है? अंतरिम बजट, है ना। देन अंतरिम बजट विल रिप्रेजेंटेड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, देन